आप सुन रहे हैं सुपर डॉन उपन्यास का भाग 3। रविवार 16 सितंबर। दिन चढ़ते ही मोरावाला कूपर कंपाउंड पहुंचा। वो पहला मौका था जबकि वो वहां ट्रस्ट के ऑफिस में किसी से मुलाकात का तालिब बन के नहीं पहुंचा था। वैसे भी उसने ट्रस्ट के ऑफिस को ताला लगा पाया था और उस पर बोर्ड लगा पाया था कि फ़िलहाल वो बंद था। कंपाउंड में इस घड़ी अपेक्षित सन्नाटा था। उसने कंपाउंड में कदम रखा तो पीछे की 2 इमारतों में से एक का दरवाज़ा खुला और उसमें से वसीम चिंदी ने बाहर कदम रखा। वसीम उसकी तरफ लपकने को हुआ तो मोरावाला ने उसे वहीं ठहरने का इशारा किया और ख़ुद उसकी ओर बढ़ा। कंपाउंड लांघ कर वो करीब पहुंचा तो वसीम ने अदब से उसे सलाम किया और भीतर को अगवानी करने लगा। क्या हुआ? मोरावाला ने उत्सुक भाव से पूछा। अभी खुद देखना बाप। क्यों? होश क्यों उड़े हुए हैं? वो भी मालूम पड़ेगा ना। फिर भी बड़ा वाक़या हुआ बाप, रात के 2 बजे। तभी तुमको खबर करने का था पर किसी का जिगरा नहीं पड़ा। इतनी रात गए तुमने को फ़ोन लगाने का। दारा मुबारकी को लगाया तो उसका फ़ोन ऑफ पर लगा। सुबह 6 बजे उसका फ़ोन मिला तो उसको इधर का सारा वाक़या बताया। वो आगे तुमरे को फ़ोन लगाया। अब शुक्र तुम इधर हो, खुद ही, किसी दूसरे को अपनी जगह नहीं भेजा। हुआ क्या है? तब वो पहली मंजिल पर थे जहाँ एक बड़ा हॉल कमरा था जो किसी भी तरह के फर्नीचर से महरूम था। सारे हॉल में कई मैट्रेसेस बिछे हुए थे जिन पर सारे प्यादे पड़े थे और तकरीबन दर्द के आधिक्य से या तो बेसुध थे या करहा रहे थे, जो वसीम चिंदी की तरह कदरन बेहतर हालत में थे। उठ खड़े हुए और उन्होंने बॉस को सलाम किया। बॉस ने गर्दन के खम से सलाम कबूल किया और खामोशी से धीरे धीरे हॉल के चारों ओर निगाह दौड़ाई। पीछे की दीवार पर एक जगह उसकी निगाह ठटकी। वहाँ चौक से लिखा था, इन जवानों में हाथ पांव मामूली ठुके हैं, ये मरे पड़े भी हो सकते थे, ताकीद है। क्या हुआ? मोरावाला भारी सस्पेंस में सवाल कर रहा था। धुनाई हुई बल्कि मुकम्मल। वो तो मेरे को दिख रहा है पर किसने की? प्रेतों ने? क्या बोल रहा है? ड्रामा मत करो बाप, गुजारिश है। कात्या को बोलने दो, वो बढ़िया बोलेगा, उससे आता है बढ़िया बोलना। मोरावाला ने कात्या की ओर देखा। प्रेतों ने ठोका। सब चैन से सोए पड़े थे। कई प्रेत हम पर टूट पड़े और लगे रुई की तरह धुनने। बचाव की कोई सूरत ही नहीं थी। कितने ही तो थे। चेहरे पर अविश्वास के भावले मोरावाला कई क्षण खामोश रहा। कैसे मालूम थे? तुमको कैसे मालूम कि वो प्रेत थे? 10-10 फुट लंबे थे साहब, सर से पांव तक सफ़ेद चादर से ढके हुए। मैंने हिम्मत करके एक की चादर खींच ली तो चादर मेरे हाथ में और अंदर कुछ भी नहीं। अंधेरा था। वो तो था ही बाप, सोते टेम अंधेरा होता ही है। सब अंधेरे का करतब था, सब परछाइयों का खेल था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तुम लोगों पर हमला हुआ और तुम्हारे जैसों ने क्या? हमारे जैसों ने क्या होता तो क्या हम मार खा गए होते? एकाएक हमला हुआ, काल्या बोला। 10-10 फुटे प्रेतों ने किया, रोमुलू बोला। बकवास, मैंने बोला ना सब परछाइयों का खेल था। बाप तुम तो देखा नहीं, हम सब तो देखा और भुगता। कैसे देखा भुगता हमारी शक्लों पर लिखा है, हमारे जिस्मों पर दर्ज है। 3 से नहीं 14 में से किसी से भी पूछ लो, सब बोलेंगे रात में इधर प्रेत लीला हुई। प्रेतों ने क्या? बाप, प्रेत अपनी हुकूमत में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करते। तो तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ प्रेत रहते हैं? ऐसे ही जान पड़ता है। आपने हमें बताया यह इमारत अरसे से बंद है। एक अरसे से यहाँ इंसानी रिहाइश नहीं, ऐसी जगहों को भूत प्रेत अपने कब्जे में करते हैं। जैसा कि काल्या बोला, इन्होंने इधर करके रखा है जिससे कि हम बेखबर थे इसलिए मार खा लिए, रोमुलू बोला। वरना हम में से एक एक 4-4 का मुकाबला कर सकता है, वसीम ने कहा। पर 4-4 मिलके भी एक भूत का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत सियाना है। मोरावाला के स्वर में व्यंग का पुट आया। अब चाहते क्या हो? तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। पीछे बाकी सब भी कान लगाकर बातचीत सुन रहे थे। बाप माफ़ी के साथ बोलते, आखिर काल्या बोला। माफ़ी के साथ? हम बहुत डर के बोलते, हम इधर ड्यूटी नहीं कर सकते। अब जबकि हमें मालूम है कि यहाँ भूत बसते हैं और उनकी मौजूदगी हम भुगत चुके हैं, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। भीतर से बंद खाली इमारतों में यहाँ हम थे, हमारे अलावा कोई चिड़िया नहीं थी। फिर एक ही हम 14 को ठोक गया। एक प्रेत तो एक ही काफ़ी होता है ना। तुम टोकता है तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। शाबाश, तो ऐसे तो तुम्हें 100 तक पहुंच जाना है। मैंने ना टोका होता तो 1000 तक पहुंच जाते। अब बोला
कि प्रेत 10-10 फुट के थे, फिर बोलते कि 10-10 इंच के थे, जो 10-10 फुट उछल कर वार करते थे तो 10 फुटे जान पड़ते थे। 7-8 एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर सामने चादर लहराते थे तो एक ही 10 फुट का लगता ना। चादर खींचे जाने पर सब नीचे उतर जाते थे, तो लगता था कि पहले जो चादर के पीछे था अब वो नहीं था। ठीक, तुम मजाक करता है, तुम हमारा खुशकी उड़ाता है। थोबड़ा बंद और कान खुले। क्या? कोई कुछ नहीं बोला। अब गौर से सुनो मेरी बात। इधर तहखाने हैं, खुफिया सुरंगें हैं, रास्ते हैं जिनकी जानकारी इधर चंद लोगों को है। हो सकता है किसी ने छुप कर वार किया हो, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। रोमुलू बोला। अरे कोई दीवार पर चौक से वार्निंग लेके छोड़ के गया कि नहीं? क्या वो काम प्रेत ने किया? रोमुलू से जवाब देते नहीं बना। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा। यहाँ फौजदारी हुई है बराबर, लेकिन तुम उतने नहीं ठुके हो जितनी कि तुम्हारी हाय हाय है, जो कि लगता है असली कम है। मेरे सामने नुमाइश के लिए ज़्यादा है। तुम्हारे साथ कोई बुरी बीती नहीं है। जो बुरी बीत सकती थी उसका खाली नमूना पेश किया गया है, ताकि तुम्हें सबक हासिल हो कि तुमने क्या नहीं करना है। लेकिन ये मेरा हुक्म है, तुमने वही करना है जिसकी तुमसे करने की मैं उम्मीद करता हूँ। तुम लोगों की तसल्ली के लिए, तुम्हारे हाथ मजबूत करने के लिए मैं यहाँ का इंतज़ाम मजबूत करता हूँ। तुम 14 से 20 लोग करता हूँ। अब तुम वहीं कल रात वाली शिफ्ट ड्यूटी करोगे, यानी 10 भीड़ू सोएंगे, 10 जाकर पहरा देंगे। फिर 4 घंटे के बाद आपस में ड्यूटी बदलेंगे। नींद की जो कसर बाकी रह जाएगी वो दिन में सोकर पूरी कर लेना। सब हथियार बंद होंगे, सबको देखते ही गोली मार देने की हिदायत होगी। प्रेत को भी? खजूर, आदम जात को प्रेत व्रेत कुछ नहीं होते। मौत की राह पर भेज रहे हो बाप। वार्निंग में लिखा है कि अगली बार सब मरे पड़े होंगे। दुश्मन होंगे तो मुस्तैद पहरेदारी में नहीं छुपेंगे, मुकाबला करना। जान पर आ पड़े तो मार डालना। मुकाबला तभी तो करेंगे ना जब कोई दिखाई देगा। बकवास बंद। लिप नहीं देने का, हुक्म की तामील करने का, समझ गया? उसने कठिन भाव से सर ऊपर नीचे हिलाया। और जो नहीं समझे उनको भी समझाना। जाता है। दोपहर बाद नवीन सोलंके के पास भाईकला से शौकत रामपुरी का फ़ोन आया, क्योंकि उसके पास फॉरवर्ड करने के लिए मसला था। प्यादों की 0 नंबर्स की ऐसी कॉल्स को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि गाय बगाए उन्हीं से ही कोई कार आमद जानकारी हाथ लगती थी। कॉल बेमानी भी निकले तो सुनना ज़रूरी था, जैसे अब वो शौकत की कॉल सुन रहा था। खालिद की हालत ख़राब है बाप, वो कह रहा था, बुरी तरह से तड़प रहा है। क्यों, क्या हुआ? सोलंके ने भावहीन लहजे से सवाल किया। बस लंच किया और लगा तड़पने। इतना शोर मचाया कि सब इकट्ठा हो गए। ठीक ठीक, क्या हुआ बोलो। बाजार की रोटी बोटी खाई, हजम नहीं हुई। तेरे को हो गई, बाकी जनों को हो गई। वो खालिद के अलावा हम सब ने घर का खाना खाया था, उसे भी वही खिलाते थे, पर ये टेम बाहर के खाने की फरमाइश करने लगा, बल्कि ज़िद करने लगा। वो मामूली बात थी तो खाली उसके लिए बाजार की रोटी बोटी का इंतज़ाम किया और खाते ही तड़पने लगा बाप। राशिद इन बातों में सियाना है। वो उसकी हालत देखते ही बोला, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ, अभी तड़पता बाप। जल्दी बोलो, क्या हुक्म है, क्या करने का? सोलंके ने तुरंत जवाब नहीं दिया। खालिद को पकड़ कर रखना अब उसे बेमानी लगने लगा था। उस पर ढेर टाइम ज़ाया करने के बाद उससे जो छोटी मोटी जानकारी निकलवाई जा सकती थी वो या तो अप्रामाणिक निकली थी या उनके लिए बेकार साबित हुई थी। बाप बोले तो हॉस्पिटल ले जाए। कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने ठिए से कहीं दूर ले जाओ, शूट कर दो। क्या क्या बोला? बहरा है, एक बार कहे से कोई बात समझ में नहीं आती। सॉरी बोलता है बाप, मैं खाली कंफर्म करता था कि जो तुम बोला मैं बरोबर सुना। अभी मेरे को खालिद को ठिए से दूर कहीं ले जाके ऑफ कर देने का यही हुक्म दिया ना तुम बाप? हाँ, पर अकेले नहीं चल देने का। 2 भीड़ू चौकसी के लिए साथ लेके चलने का, कि कोई देखता ना हो। तू बड़ी फौजदारी करता था ना, समझ गया? बरोबर बाप। कैसे ऑफ करेगा खालिद को? गुलेल से? गन से करेगा ना बाप। किसी भी गन से नहीं, स्पेशल गन से, जो राशिद तेरे को देगा। इस्तेमाल के बाद गन पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़ने का, उसे वहीं फेंक देने का, निकल लेने का। ताकीद है, टाइम नहीं वेस्ट करने का। काम हो चुकने के बाद फ़ौरन मेरे को खबर करना। पड़ गया सब मगज में? हाँ बरोबर बाप। लाइन कट गई। उस तमाम ड्रिल से शौकत वाकिफ़ था। बाप फिर भी
अलफ बे पे सिखाता था तो सीखना पड़ता था। मोबाइल जेब के हवाले करके वो राशिद की ओर घूमा जो वहीं उसके पास मौजूद था। राशिद की सवालिया निगाह उस पर पड़ी तो शौकत ने बताया कि सोलंकी के बाप क्या चाहता था। शौकत खामोश हुआ तो राशिद उसी की तरह संजीदा दिखाई देने लगा। बाप बोला कि कोई स्पेशल करके गन तू मेरे को देगा। शौकत बोला। राशिद ने सहमति में सर हिलाया। क्या स्पेशल है? चोरी की है। उसका सीरियल नंबर उस पर रेती से रेत कर मिटा दिया गया है। कत्ल के बाद अगर आला कत्ल बरामद हो जाता है तो पुलिस सबसे पहले उसके सीरियल नंबर की मदद से उसके मालिक को ट्रेस करती है। जो गन मैं तेरे को सौंपूंगा उस पर सीरियल नंबर नहीं होगा, उस पर उंगलियों के निशान नहीं होंगे, तो कत्ल के बाद उसका रिश्ता तेरे से हरगिज़ नहीं जोड़ा जा सकेगा। बढ़िया, यही मांगता मेरे को। तू गन लेके आ, मैं तब तक कैदी के लिए कोई गोली वोली का इंतज़ाम करता। ढाबे वाले की भी खबर लेनी चाहिए जिसके यहाँ का खाना खा के हमारा कैदी बिना पानी मछली के माफिक तड़पता है। वो बात की बात है, अगर कैदी ही ना रहा तो उसकी हालत की शिकायत बेमानी होगी। फिर पेट थामे तड़पते खालिद को केमिस्ट से मंगवाया एक कैप्सूल खिलाया गया और बोला कि अस्पताल ले जाना ज़रूरी था। खालिद ने, जो खुद ही बड़ी शिद्दत से वो ज़रूरत महसूस कर रहा था, बहुत बेचैनी से हामी भरी। एक पुरानी जैन कार में रवानगी के लिए जो लोग सवार थे वो थे कार का ड्राइवर, उसके पहलू में बैठा राशिद और पीछे शौकत और एक प्यादे के बीच में बैठा अभी भी दर्द से तड़पता खालिद। ड्राइवर ने खामोशी से कार को सड़क पर दौड़ाया। कहीं पास ही जाना होगा। खालिद का चेहरा पीड़ा से विकृत था, उसका स्वर लेकिन आशा से भरा हुआ था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इमरजेंसी हो तो पेशेंट को कहीं पास ही ले जाया जाते हैं, नहीं? हम थोड़ा दूर जा रहे हैं, शौकत सहज भाव से बोला। कहाँ? वो एक प्राइवेट करके नर्सिंग होम। क्यों? सोलंकी बाप बोला ना ऐसा। पास का अस्पताल सरकारी है, वहाँ तेरे को कोई पुलिस केस बना दिया तो पंगा नहीं होने का। पुलिस केस? खामखा? अरे पेट का मामला है, तू दर्द से तड़पता है, क्या पता तूने जहर खाया हो। जहर खाया हो? हाँ, खुदकुशी के लिए। मेरा माथा फिर रहा है। अब क्या पता भाई, खुदकुशी तो जुर्म। मैं क्यों करूँगा खुदकुशी? मैं भी तो कुछ बोला ना, क्या पता लगता है। अरे कोई खा पी के मरता है क्या? मैंने ढाबे से मंगाकर लंच किया। लंच? खाने में जहर था? तुम लोगों ने इसलिए खाना बाजार से मंगवाया ताकि जहर मिलाने में, जहर की कहानी करने में सहूलियत होती? अभी बोले तो बिल्कुल ही माथा फिरेला है। अबे खजूर, बाजार से खाना तेरी फरमाइश पर मंगाया गया था। दूर से अगर तेरे को जहर हमने दिया होता तो नर्सिंग होम लेकर जाते। साला मरता मर जाता तू, क्या वांदा था? खालिद को कोई जवाब नहीं सूझा। बात करता है साला नाशुक्रा। सोलंकी बाप फिक्र करता तेरे को कुछ हो ना जाए, तू कहानी करता है कि उसके हुक्म पर हमने तेरे को जहर दिया। सॉरी कबूल, अब टिक के बैठ। सोलंकी बाप पंगा नहीं मांगता, इस वास्ते तेरे को प्राइवेट करके नर्सिंग होम ले जाने का, जिसका मालिक डॉक्टर बड़े बाप का फ्रेंड। उधर कोई पंगा पड़ेगा तो फ्रेंड संभालेगा सब। साला पुलिस का पंगा तो हरगिज़ नहीं पड़ने देगा। क्या? खालिद ने सहमति में सर हिलाया। उसने करहाना फिर शुरू कर दिया था। कार सड़क पर दौड़ती रही। बहुत देर हो गई, अभी तक नर्सिंग होम नहीं आया। आया ही समझ, शौकत अनमने भाव से बोला। बस थोड़ी देर और। खालिद खामोश हो गया, लेकिन अब वो आश्वस्त नहीं था। वो पेट दर्द से बुरे हाल में था, वरना ये उसे पहले ही सूझ गया होता। अब वो बाकायदा फिक्रमंद था। बाजार का खाना, खासतौर से नॉनवेज, किसी को कभी रास ना आना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फूड पॉइजनिंग भी कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं था, जिसकी बाबत की उसे अब सूझा था। उसको लेकर, उसके लिए, कैदी के लिए वीआईपी हैंडलिंग किस लिए? उसकी खाने के बाद एकाएक हुई हालत की ऊपर खबर की जाती तो यकीनन यही जवाब मिलता कि हाजमोला की गोली ले लो या डाइजेशन सही नहीं हुआ होगा। बस इतनी सी बात होती। यहाँ तो उसके साथ ऐसे पेश आया जा रहा है जैसे वो कैदी नहीं, मेहमान था। उसकी नवीन सोलंकी के बराबर की हैसियत थी। फिर उसे नर्सिंग होम ले जाने के लिए इतने भीड़ क्यों? ड्राइवर ज़रूरी था क्योंकि उसे गाड़ी चलानी थी। शौकत ज़रूरी था क्योंकि उसने उसे डॉक्टर के पास पहुंचाना था। लेकिन ये दो जनों, इनका क्या काम था? एक आदमी को संभालने के लिए 4 लोगों की क्या ज़रूरत थी? जो शक धीरे धीरे उसके जहन में पनप रहा था वह मजबूत होता जा रहा था। ज़रूर दाल में कुछ काला है। रोको, क्या हुआ?
शौकत हड़बड़ाया। वापस चलो, मेरी तबीयत ठीक है। ठीक हो गया? हाँ, अब मुझे ठीक लग रहा है। अब मुझे डॉक्टर के नहीं जाना। वापस लेके चलो मुझे सही लग रहा है। चुपचाप बैठ। क्या करेगा तू मेरे साथ? तभी खालिद को अपनी पसलियों में कुछ चुभता महसूस हुआ। जल्दी उसे एहसास हो गया कि उसके पहलू से गन की नाल सटी थी। अब इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसे ऑफ करने के लिए किसी दूर दराज की उजाड़ जगह ले जाया जा रहा था। सोलंके को उससे जो उम्मीदें थीं वो उसको थाम रखने से पूरी नहीं हुई थी। इसलिए फालतू के आइटम करार देकर उसको ऑफ करने का हुक्म जारी किया गया था। क्या करे? बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। वो कोई हाथ पांव मारता तो उसे कार में ही शूट कर दिया जाता और लाश फिर किसी तरीके से ठिकाने लगा दी जाती। मन ही मन अल्लाह को याद करता वो किसी अनहोनी की आस लगाने लगा जो कि उसके हक में होती, और अल्लाह ने जैसे उसकी सुन ली। आगे एक स्पीड ब्रेकर था जो ड्राइवर का ध्यान पता नहीं तब कहाँ भटक गया था। वक्त रहते वो उसे देख नहीं पाया। स्पीड से दौड़ती कार एकाएक उसके सर पर पहुंच गई तो उसको सड़क पर उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने ब्रेक के पैडल पर खड़े हो जाने में कसर ना छोड़ी, लेकिन कार फिर भी रफ्तार से स्पीड ब्रेकर पर चढ़ी और इतनी जोर से उछली कि भीतर की सवारियाँ भी उछल पड़ी। अपना बैलेंस खो बैठी। खुद खालिद का सर जोर से छत से टकराया। उसकी पसलियों में खुपती गन की नाल वक्ती तौर पर उसके पहलू से हट गई। वो फास्ट एक्शन में आने का मौका था जो खालिद ने बिल्कुल नहीं गंवाया। पूरी ताकत से उसकी कोहनी शौकत की नाक से टकराई। मरता क्या ना करता वाली बात थी, इसलिए इतना प्रचंड उसका वार था कि उसकी नाक की हड्डी टूटने की आवाज़ खालिद को साफ सुनाई दी। गन की नाल उसकी पसलियों से हट गई। उसने दूसरा हाथ का झपट्टा गन पर मारा तो गन शौकत के हाथ से निकल गई और उसकी गिरफ्त में आ गई। शौकत अब उससे कहीं ज़्यादा दर्द से तड़प रहा था और अपने दोनों हाथों से अपनी टूटी नाक से बहता खून समेट रहा था। गन पर पकड़ मजबूत होते ही खालिद ने ड्राइवर के अलावा कार में मौजूद तीनों को निसंकोच शूट कर दिया। फिर गन की नाल पीछे से ड्राइवर की गुद्दी में खुबोता हिंसक भाव से बोला, रोक इसे। भयभीत ड्राइवर ने तत्काल कार को फुटपाथ से लगाकर रोका। कार के रुकते ही खालिद ने उसे भी शूट कर दिया। फिर उसने बड़ी मेहनत से गन पर से अपनी उंगलियों के निशान पहुँचे और उसे वहीं कार में फेंक दिया। वो कार से बाहर निकला तो उसने पाया कि तभी पीछे एक ऑल्टो ऑन खड़ी हुई थी। उसको नज़रअंदाज करते हुए उसने विपरीत दिशा में कदम बढ़ाया। इधर आजा खालिद हुसैन। पीछे ऑल्टो की ओर से आवाज़ आई, तेरा अरमान पूरा होने का वक्त आखिर आ गया। खालिद के जिस्म में ठंडक की लहर दौड़ गई। वो आवाज़ उसने साफ पहचानी। वो इरफान की आवाज़ थी। शाम ढलने मोरावाला सी रॉक एस्टेट पहुंचा और आगे जहांगीर की मौजूदगी में सौराब से मेंशन के बाहरी ऑफिस में मिला। क्या बात है भाई? सौराब गिला करता बोला, तुम्हारी तो कोई खोज खबर ही नहीं लगती। बहुत काम बॉस। सौराब को बॉस कहते मोरावाला को अभी भी अजीब लगता था, लेकिन कहना पड़ता था। बहुत काम है, जान को बहुत जंजाल है। इतने मसले एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। और तभी बुलाने पर आए हो? हाँ, सब बोलो, कूपर कंपाउंड समेत सब बताओ। मोरावाला ने बहुत संक्षेप में तमाम हालिया वाक़यात बयान किए। फिर भी ऐसा कर पाने में 10 मिनट लग गए। तो खामोश हुआ तो सौराब संजीदगी से बोला, तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा वक्त में तुम्हारा फेवरेट फ्लैश ट्रेड अब बंद है। कोलाबा जैसा एक आध छोटा ठिया तो चलता है, बस अब बड़े वाले सब बंद हैं, बल्कि मजबूरन बंद करने पड़े क्योंकि कोई सबको हिट किया। हाँ, एक ही भीड़ू। हाँ सुहल। सॉलिड कंफर्मेशन अभी बाकी है, पर फिर भी कहूँ तो हाँ सुहल। उसकी फ्लैश ट्रेड से क्या दुश्मनी है? वजह मेरी समझ से बाहर है। जो वजह दिखाई देती है वो मेरे यकीन में नहीं आती। क्या? हमारे 2 बड़े ठियों पर से किसी एक ख़ास लड़की को छुड़ाने के लिए उसने उन्हें हिट किया। तो जाने देते उस ख़ास लड़की को। गुस्ताखी माफ़। मोरावाला बड़ी मुश्किल से अपने भीतर उमड़ते आक्रोश पर अंकुश लगा पाया। ख़ास लड़की की बाबत कुछ मालूम होता तो जाने देता ना। सोहेल ने उसकी बाबत अखबार में तो नहीं छपवाया था कि हम फला लड़की को छोड़ दें वरना उसके खातिर वो हमारा ठिया उजाड़ देगा। वैसे ही किसी दूसरे की खातिर हमारा दूसरा ठिया उजाड़ देगा। इतनी लड़कियां थीं, हम कैसे जान सकते थे कि सोहेल का ख़ास निशाना कौन सी लड़की थी? इसलिए एक फूल उखाड़ने की खातिर उसने बगीचा उखाड़ दिया। मोरावाला हड़बड़ाया। उसने अपने भटकते जहन को काबू में किया। फिर बोला,
यही तो बिग प्रॉब्लम है जो सामने खड़ी है। इसी की वजह से तब कूपर कंपाउंड हमारे लिए बहुत अहम हो गया है। मैं बोल चुका हूँ, हमने उस पर अपना कब्ज़ा तो कर ही लिया है। आगे इरादा खुफिया रास्तों को खुद तलाश करने का है, और इस कोशिश में भले ही वहाँ कोई फर्श तोड़ना पड़े, कोई दीवार उधेड़नी पड़े। संडे तक वेट करना मुनासिब ना होता, जबकि आत्माराम आने वाला है, जो कि उस प्रॉपर्टी का मालिक बताया जाता है। मुझे कतई कोई यकीन नहीं कि ऐसा कोई शख्स वहाँ पहुँचने वाला है। और ये आत्माराम, मैं गारंटी से कहता हूँ, फर्जी नाम है। यकीनन सोहेल के दिमाग की उपज है, या तूका के दिमाग की। हाँ, आखिर भांजा तो उसी का बताया जाता है ना। इतनी बड़ी, इतनी प्राइम प्रॉपर्टी का मालिक कूपर कंपाउंड में बसे बाशिंदे खुद को तो नहीं बता सकते ना। खुद को बताना होता तो किसी ने कोई बड़ी हैसियत बना के रखी होती अपनी। वहाँ तो एक कैबी है, एक होटल एम्प्लॉय है, और एक ऑनरेली केयरटेकर है, जो मुझे यकीन है कि सोहल है। वहाँ चलते ट्रस्ट की करोड़ों की हैसियत बताई जाती है। अगर करोड़ों पर एक कैबी, एक होटल एम्प्लॉय का कब्ज़ा है, तो वो लोग हैसियत में मामूली कैसे हुए? क्या ये छोटे कारोबार उनका दिखावा नहीं हो सकते? ये कोशिश नहीं हो सकते कि उन्हें मामूली हैसियत के भीड़ू समझा जाए? मुझे यकीन नहीं कि एक एक्स मवाली के नाम से चलने वाले ट्रस्ट की करोड़ों की हैसियत है। ऐसी हैसियत बताई तो जाती है, असल में भी है या नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं। लेकिन फरियादियों को वहाँ से हासिल होने वाले इमदाद ज़रूरी नहीं कैश में ही हो। वहाँ पहुँचने वाले फरियादियों की कोई समाजी मुश्किलात हो सकती है, जिनके किसी हल की गरज उन्हें वहाँ लाती है। हर किसी की दुश्वारी का हल माली इमदाद ही हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं। लोग बाग कहते सुने जाते हैं, जहांगीर बोला, कि चैम्बूर का दाता के दर से उन्हें माली इमदाद हासिल हुई है। किसी की बेटी भी आई, किसी के बेटे के हायर एजुकेशन का इंतज़ाम हुआ, और किसी का डॉक्टर का इंतज़ाम हुआ, मकान छुड़वाया गया। एक जने को कभी कोई माली इमदाद उधर से हासिल हुई होगी, 21 ऐसा दावा करते होंगे। जब हर किसी में खुद को चैम्बूर का दाता का खास बताने की होड़ हो तो कोई कुछ भी कह सकता है। खैर, वो जुदा मसला है। सोराब दखलंदाज करता हुआ बोला, बात चैम्बूर की उस प्राइम प्रॉपर्टी की हो रही थी, कूपर कंपाउंड की, और उसके मालिक की। मालिक कौन है, ये सवाल जब भी खड़ा होता है तो आत्माराम को मालिक बता दिया जाता है, जो कि मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर मुकाम पाता है। बुलाने को बोला जाता है तो जवाब मिलता है यूरोप गया है, वर्ल्ड टूर पर है, ये है वो है। कूपर कंपाउंड का ओरिजिनल ओनर तुकाराम को बताया जाता था, जो कि अपनी जाति हैसियत में एक मामूली मवाली था, एक छोटे लेवल पर स्मगलिंग जिसका कारोबार था। ऐसे आदमी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गया? जवाब है सोहल ने बनाया। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आया? जवाब है सोहल ने कंपनी का लूटा। अब तुकाराम मर गया तो उन्होंने एक फर्जी भांजा खड़ा कर दिया और हर जिम्मेदारी से बचने के लिए उसका नाम उछालने लगा। मुझे तो पक्का यकीन है कि आत्माराम फर्जी नाम है। सोहल की सदारत में कूपर कंपाउंड इरफान और शोहाब के कब्जे में है। जब ये बात मालूम थी तो उनकी वक्त बढ़ाने की मांग को क्यों खाते में लाया जा रहा था? पहले नहीं मालूम थी, पहले ख्याल तक नहीं आया था। ये सब तो मुझे तभी सूझा जब तुकाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑनरेरी केयर टेकर गिरीश कुमार मुझे सोहल लगने लगा। जब काला घोड़ा और कालबा देवी वाले हमारे ठियो को हिट करने वाला सूरमा मुझे सोहल लगने लगा, तभी मैंने कूपर कंपाउंड पर मौजूदा दबिश बनाई। लेकिन अफसोस, कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि हमारे बहादुर प्यादे प्रेतों से डर गए। यकीन कर बैठे कि प्रेतों ने उनकी पिटाई करी। और अब आगे क्या होगा? अब हम क्विट तो कर नहीं सकते, मुकाबला करना होगा। मैंने वहाँ 20 प्यादे तैनात किए हैं, हथियारबंद। यकीन है इस बार अंजाम शनिवार रात जैसा नहीं होगा। इस बार जीत हमारे हथियारबंद प्यादों की होगी। ये बात जानते बूझते कह रहे हो ना कि मुकाबला सोहल से है? जहांगीर ने बोला। मोरा वाला सक पकाया, कई क्षण खामोश रहा। ये बात हमारे बीच पहले उठ चुकी है कि कूपर कंपाउंड एक्वायर करने का प्रोजेक्ट हमें सोहल के मुकाबले खड़ा कर सकता है तो करे। मोरा वाला झुंझलाया। अगर सोहल वहीं छुपा है तो इस बार जिंदा नहीं बचेगा। बड़ा बोल है। कहने वाले कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड में जो दबदबा और जलाल सोहल के नाम का है, किसी और का नहीं। तुम्हारे अंकल के नाम का भी नहीं। ये कंपैरिजन गलत है। लिविंग का लिविंग के साथ कंपैरिजन होता है, सोहराब बोला। मोड़ा वाला खामोश रहा। अब वो तनिक विचलित दिखाई देने लगा था।
अंडरवर्ल्ड में किसी से भी सोहेल का जिक्र छेड़ो, जहांगीर बोला, सुनने को मिलेगा। उसके सर पर उसके बनाने वाले का हाथ है। वो कायल पर फतेह पाया मानस है। वो पीर पैगंबरों जैसा सहालियत वाला भीड़ू है। सब बकवास है, बनाई हुई बातें हैं। चिड़चिड़ाता हुआ सा मुड़ा वाला बीच में बोल पड़ा, लोगों को तो 1 की 8 लगाने के अलावा कोई काम नहीं। मौका दो उन्हें, सोहेल को खुद से 10 इंच ऊंचा साबित कर दिखाएंगे। दोनों कज़न अचरज से कभी मोड़ा वाला का तो कभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सॉरी, मोड़ा वाला खुद ही खेद प्रकाश करते हुए बोला, अब बढ़ाया जा चुका कदम वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन सौराब जी, तुम बॉस हो, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। अब्बू ने हमेशा तुम्हें फ्री हैंड दिया है। सौराब का स्वर भी निर्णायक हुआ। तो मैं भी तुम्हें फ्री हैंड देता हूँ। कूपर कंपाउंड की बाबत जो तुम्हें मुनासिब लगता है करो, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू, मैं मशकूर हूँ। और जहांगीर, मुड़ा वाला दूसरे कज़न की ओर घूमा, एक बात ख़ास तौर से तेरे से मैं बोलना चाहता हूँ। सोहल को उसका खुदा का आशीर्वाद है, तो हम भी अपने खुदा का आशीर्वाद से महरूम नहीं। उसका रब उसका राखा है, तो हमारा भी कोई है। वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला, या है। मशीनी अंदाज में जहांगीर का सर इनकार में हिला और मीटिंग समाप्त हो गई। खालिद की विमल से मुलाकात का इंतज़ाम करना इरफान के लिए विकट समस्या थी। आम हालात में वो उसे कूपर कंपाउंड ले जाया जा सकता था, लेकिन तब हालात आम नहीं थे। वो सब खुद ही वहाँ से दरबदर थे। तब उसे बेसमेंट में लेकर जाना बिल्कुल भी मुनासिब ना होता, बल्कि अभी यही सामने आना बाकी था कि खालिद उनके किसी काम आ भी सकता था या नहीं। भले ही विमल को उससे कितनी ही खास उम्मीदें होती, विमल को खालिद मांगता था, इसलिए उसने उस मुश्किल काम को अंजाम देकर दिखाया था। खालिद की कहीं मौजूदगी की उम्मीद में जिन जगहों पर इरफान ने अपने कैबी भाइयों की निगरानी की ड्यूटी लगाई थी, उनमें से एक जगह अमर नायक का भायल खला का वाक़या गोदाम भी था, और उसी की निगरानी फलदायक साबित हुई थी। आखिर अंधेरी में अवधूत के गैराज के पिछवाड़े में वहाँ के कमरे में मुलाकात का इंतज़ाम किया गया। विमल अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की तरह खालिद के सामने पेश आया। उसने एक टेबल पर उसे अपने सामने बिठाया। मीटिंग में इरफान भी शामिल था, और वो इन दोनों के बीच यूँ कुर्सी डाल के बैठा हुआ था जैसे वो दो जनों के बीच होने जा रहे मैच में रेफरी था। खालिद ने मुलाकात की उस जगह पर हैरानी तो जताई, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोला। खालिद भाई, फिर विमल ने बातचीत की यूँ शुरुआत की जैसे खालिद उसका पुराना परिचित हो। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। बाप, मैं तो खुद सवाली हूँ, खालिद कातर स्वर में बोला। क्या हर्ज है, एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। पहले तो मैं किसी को मंजूर नहीं था। मेरी बाबत इरफान भाई का तो बड़ा सख्त इनकार था। होता है ऐसा भी, लेकिन ख्यालात बदलते रहते हैं, फैसले भी, और ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। एक ही लकीर पर रेंगते रहने से ज़िंदगी नहीं चल सकती। मशीनी अंदाज से खालिद का सर इनकार में हिला। इरफान ने मेरे को बताया कि तू जिन लोगों की गिरफ्त में था वो तुझे गोली मार देने के लिए कहीं ले जा रहे थे। तो इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं है कि अब तू सेफ हैंड्स में है? हाँ हूँ, बराबर हूँ। तू हम लोगों में शामिल होना चाहता था। अगर हम कहें कि तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, तो क्या तू हमारे किसी काम आएगा? मैं वैसा ताबेदार बन के दिखाऊँगा जैसा मैं, खुदा उन्हें जन्नत नशीन करे, बहराम जी बाप की ज़िंदगी में उनका था। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। ज़रूरत भी नहीं। मैं बहुत सताया गया हूँ, बहुत रुस्वा किया गया हूँ, मेरे बहुत ज़लालत हुई है। जान से जाते बचा हूँ। बाप, तुम मेरे को अपने कदमों में जगह देना, मैं तुम्हारी हर उम्मीद में खड़ा उतरूँगा। समझ लो, ऐसा मेरा अहद है। मुझे तेरी हर बात पर यकीन है खालिद भाई। अब मैं मतलब की बात पर आता हूँ, इरफान ने कहा। खालिद ने इरफान की ओर देखा। इरफान ने सहमति में सर हिलाया और फिर धीरे धीरे बयान किया कि सोहल का अमर नायक से क्या पंगा पड़ा था और कैसे उससे 100 खोखा की वसूली सोहल के लिए नाक का बाल बन गया था। अब खालिद से उम्मीद की जाती थी कि वो नायक का कोई कमज़ोर पहलू उजागर करता जिससे वसूली के लिए हिट किया जा सकता था। हम नायक के कारोबार की कोई खास वाकफियत नहीं रखते। इरफान खामोश हुआ तो विमल बोला, हमें उसके किसी खुफिया अड्डे की खबर नहीं जिसे कि लूटा जा सके, किसी खुफिया कारोबार की खबर नहीं जिससे अपने फ़ायदे के लिए फच्चा डाला जा सके। वो किन धंधों में है हमें नहीं मालूम, लेकिन इत्तेफाक से ये मालूम है कि किन धंधों में नहीं है। मसलन प्रोस्टिट्यूशन में नहीं है, मटका रैकेट में नहीं है, लैंड ग्रैब में नहीं है। अब तू बता कि कौन सा बड़ा मुफीद धंधा है जिसको आजकल अमर नायक थामे है। खालिद ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
विमल धीरज से उसकी वाणी के मुखर होने की प्रतीक्षा करता रहा। बाप, सब कुछ तो मेरे को नहीं मालूम, आखिर खालिद बोला, पर स्मगलिंग में वो शुरू से है। उसके पास गोल्ड स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग और नारकोटिक्स स्मगलिंग पर उसका जोर होता था। लेकिन इस महकमे में हालिया कुछ अरसे से उसका फोकस हाई एंड आईफोन्स और कीमती स्विस घड़ियों पर है। तुझको कैसे मालूम? वो सी रॉक स्टेट में अक्सर चर्चा होता था कि उनको भी स्टेट में हाथ डालना चाहिए था, ऐसा मालूम। डाला? नहीं। वजह? इस मामले में जोश खाली सोलोमन बाप खाता था, पर बिग बॉस से या मोरावाला से सपोर्ट नहीं मिलती थी, इसलिए खामोश हो जाता था। नायक का और कोई बड़ा धंधा? मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन रैकेट है, जो असल में वसूली का, ब्लैकमेलिंग का धंधा है, और इस फील्ड के सारे बड़े मवालियों का पसंदीदा धंधा है। शिकार बड़े बिल्डर, ट्रेडर, एक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं। बड़ा नामुराद धंधा है, इरफान बोला। कोई ना काबू में आए तो गोली मार देते हैं, ताकि उस जैसे औरों को इबरत हासिल हो। भाई, लोगों के खौफ से फिल्मों के कई बड़े लोग तो मुल्क को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। ओके, विमल तनिक उतावले स्वर में बोला। खालिद भाई, मोबाइल फ़ोन्स और स्विस घड़ियों की बात कर। ये आज का चलती रकम का धंधा है। उम्दा माली हैसियत रखने वाले लोग शौकीन हो गए हैं। हर नवा आइटम उनको मांगता है, इसलिए मार्केट में आते ही सबसे पहले लेने का अच्छा भला आईफोन पास पर लेटेस्ट मांगता है। स्वच्छ घड़ियों की कीमत 10 लाख से 10 करोड़ तक आती है। लोग खरीदते हैं, जितनी मर्जी महंगी हो। दोनों आइटम ये टीम फुल डिमांड में है, इसलिए नायक बाप का मौजूदा निशाना वो 2 आइटम है। हर महीने सप्लाई आती है दुबई से। एक बार में 70-80 करोड़ तक का माल आता है। घटबड़ भी होती है। तुमको कैसे मालूम? मार्केट में उतरता है ना। बिग बॉस बहराम जी का हुक्म था। पॉलिसी थी कि कॉम्पिटिटर के कारोबार पर नज़र रखी जाए, तभी तो पता लगता ना कि वो कितनी तरक्की कर रहा है और हमें उसकी तरक्की से कितना खतरा है। एक बार में 70-80 करोड़ का ही क्यों, ज़्यादा का क्यों नहीं? जास्ती का बोला ना, 100 करोड़ तक। मेरा सवाल ये है कि 200 करोड़ क्यों नहीं, 500 करोड़ क्यों नहीं, और ज़्यादा क्यों नहीं? महाना आमद की जगह एक बार में बड़ा लॉट क्यों नहीं? 2 वजह से। एक तो माल पकड़े जाने का खतरा, और जितनी बड़ी खेप पकड़ी जाएगी उतना बड़ा नुकसान होगा। ऐसा ना हो इसलिए लिमिटेड आमद। 2 से 1 महीने की खपत का स्कोर इतना ही है। वो समझते हैं कि 1 महीने में से ज़्यादा माल मार्केट में खपाया नहीं जा सकता, ख़ास तौर से तब जबकि अकेले अमर नायक का ही धंधा नहीं। फिर ये भी गौरतलब है कि जितना ज़्यादा माल उसके लिए उतनी बड़ी रकम, वो भी डॉलर में, पाउंड में, यूरो में। 2 नंबर का जो धंधा ऊपर उठता दिखाई दे उसे हर कोई लपकता है। बहुत तेरे भाई लोग इस धंधे में हैं। कोई फ़र्क है तो बस ये कि माल हासिल करने का तरीका अलग है। अच्छा, नायक के माल की एक बार की आमद की फेस वैल्यू फ़र्ज़ करो 100 करोड़, तो लागत कितनी? आधी, 50 करोड़। और पेमेंट कैश में, इस हाथ ले उस हाथ दे। रुपए को फॉरेन करेंसी में बदलने में प्रॉब्लम होती होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। नायक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि किसी भाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का सिलसिला आसान नहीं होता। क्या पता, ये तो नायक को मालूम होगा या डिप्टी सोलंके को। ठीक, अगर माल की सप्लाई की मंथली साइकिल पहले से ही तय है तो दिन भी तय होगा। हाँ, क्योंकि जिस जहाज़ से उनका माल हासिल आना होता है वो सफ़र का स्केड्यूल तय होता है। गुड। महीने का कौन सा दिन? दिन नहीं, तारीख। अच्छा, कौन सी? 17। तो वो तो कल है। अब है तो सही। अब लाख रुपए का सवाल, शिप से माल कैसे और कहाँ रिसीव किया जाता है? सतपति और दहीशर के बीच एक छोटा सा मछुआरों का गांव है जिसका नाम हिरकी है। वहाँ समुद्र किनारे एक टेम्परेरी करके जेट्टी है जिस पर दिन भर तो मछुआरों की हलचल रहती है, लेकिन शाम को सन्नाटा छा जाता है। उस वक्त एक मोटर बोट उस जेट्टी से रवाना होकर समंदर में निकलती है और समंदर में मौजूद जहाज़ से मिलती है। उस जहाज़ से बोट पर माल आता है और बोट से ही जहाज़ पर रकम जाती है। जहाज़ अपनी राह लेता है और बोट वापस आ जाती है। और रात को माल यहाँ शहर से रवाना नहीं। रात के वक्त चेकिंग के लिए सड़कों पर पुलिस की नाकाबंदी ज़्यादा होती है। आधी रात के बाद तन्हा दौड़ती किसी गाड़ी की पड़ताल करने का चांस ज़्यादा बढ़ता है। तो इस वास्ते रात को वहीं गांव में कहीं ठिकाना और सुबह दिन चढ़े माल की रवानगी। हाँ, इस बार खालिद के स्वर में अनिश्चित का पुट था। और ठिकाना किधर? अब ये नहीं मालूम, पर गाँव छोटा है, बाहरी भीड़ू छुपता तो वहाँ नहीं होगा।
गांव वाले ही मछुआरे ही पनाह देते होंगे। हाँ, अगर बोट का इंतज़ाम वही कर रहे हैं तो वही करते होंगे। लेकिन बोट तो लेकर भी जा सकते हैं ना, मुंबई से 35 किलोमीटर का ही तो फासला है। बाप तुम मेरे को कंफ्यूज करता। सच बोले तो मोटर बोट हिल्की में कैसे मुहैया होती है ये मेरे को नहीं मालूम। आदमी कितने होते हैं नहीं मालूम। विमल ने इरफान की ओर देखा। वांदा नहीं, कोई फौज तो नहीं होगी, जितने भी होंगे देख लेंगे, विमल ने जवाब दिया। सही है, देख लेंगे, और खालिद भी तो है हमारे साथ। खालिद हड़बड़ाया। क्यों, कोई एतराज़? नहीं, जब तूने कहा कि तू हम में से एक है तो फिर एतराज़ क्या? मैं तुम लोगों में से एक तो मेरे को हर हुक्म कबूल। बढ़िया। और तेरे रहने का इंतज़ाम? अभी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ठीक है, रात यहीं गुजार लो और उसके बाद अपने बारे में खुद सोचना। खालिद खामोश हो गया। क्या हुआ? विमल की भवें उठी। वो बाप, खालिद दबे स्वर में बोला, खतरे का काम होगा। मेरे को तुम लोगों से पनाह नहीं मिलती तो मौजूदा हालात में मुंबई में टिके रहना मेरे लिए जान का जोखिम का काम होगा। मैं उनकी कैद से 2 बार फरार होने में कामयाब हुआ। क्या ये फेस पर लाफा जैसी बात उन्हें आसानी से हजम हो जाएगी? विमल और इरफान दोनों का सर इनकार में हिला। मेरी कटी पतंग का माफिक मुंबई में विचरना बोले तो खुदकुशी का काम। सोलंके के 0 नंबर अक्खी मुंबई में है। सोलंके को मेरी खबर लग गई तो बस फिर मैं गया। विमल और इरफान की निगाहें मिली। कुछ क्षण निगाहों में मशवरा जारी रहा, फिर फैसला हुआ। अच्छा, आज यहाँ टिक, कल देखते हैं। खालिद ने फरियादी निगाहों से विमल की ओर देखा। हौसला रखो, कल की ही तो बात है। समझ लो फैसला आज नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, कल हुआ। क्या उम्मीद रखूं मेरे हक में फैसला होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। सोमवार 17 सितंबर सुबह सवेरे मोरावाला के पास फिर वसीम चिंदी का फ़ोन पहुंचा। वसीम के बताए हुए उसे मालूम हुआ कि आधे प्यादों की शिफ्ट में पहरेदारी का प्रोग्राम किसी काम नहीं आया था। जो हाल पिछली रात 14 प्यादों का हुआ था वही गुजरी रात में हुआ। सबके सबको मारा गया और उनकी भी यही दुहाई थी कि भूतों ने हमला किया है। और इस बार एक दीवार पर दर्ज था, सेकंड वार्निंग, 20 लाशें उठाना भारी पड़ेगा। फिर ताकीद है। सुबह सवेरे की बुरी खबर और बुरी तब बन गई जब उसे बताया गया कि तमाम के तमाम प्यादों के हथियार छीन लिए गए थे। पूछे जाने पर कि क्या वो काम भी भूतों ने किया था, कोई आगे जवाब नहीं मिला। 2 रातों के गैर मामूली वाक़यात से अब जाने अनजाने उसे लगने लगा था कि फौजदारी से कूपर कंपाउंड उनके हाथ में नहीं आने वाला था, जबकि उसका दिल ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि सोहल उन पर भारी पड़ रहा था या पड़ सकता था। कैसे हो सकता था? कैसे वो टपोरी जो मुट्ठी भर थे बहराम जी के स्थापित और पीछे छोड़ी अकूत ताकत का मुकाबला कर सकते थे? अभी तो कर ही रहे थे। बेबसी के इस आलम में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वहाँ तूका के मकान में कोई भेद था जिसमें कि चैरिटेबल ट्रस्ट चलता था, जो कि फ़िलहाल बंद था। 8 इमारतें थीं। एक जड़ से उखाड़ भी दी जाती तो कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, उसे फिर बनवाया जा सकता था। लेकिन एक इमारत के ध्वस्त होने पर बहुत मुमकिन था कि कोई खुफिया रास्ता अपने आप ही सामने आ जाता। अब जबकि उसे यकीन था कि आत्मा राम नाम के तूका के किसी भांजे का कोई वजूद नहीं था, तो प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर खरीदना तो और भी मुश्किल साबित होता। नहीं, फौजदारी का तरीका ही ठीक था। अब अपनी नई सूझ के लिए उसे ऊपर से क्लियरेंस की ज़रूरत थी, इसलिए चैम्बूर की जगह उसने सी रॉक स्टेट का रुख किया। कूपर कंपाउंड के एक खुफिया बेसमेंट में रात के प्रेत अभियान में शामिल सारे कैदी विमल के साथ सुबह की चाय पी रहे थे। विक्टर चटकारे ले लेकर प्रेत लीला की व्याख्या कर रहा था और बता रहा था कि किस तरीके से एक वाइट बेडशीट के नीचे बैठकर अंधेरे में 10 फुट का प्रेत नाचता था। कोई भीड़ू हिम्मत करके बेडशीट खींचता तो मैं बांस को ड्रॉप कर देता और फ्लोर पर लेट जाता। घोष डिसअपियर हो गया, चादर भीड़ों के हाथ में, और वो हवा में हाथ मारता घोष को ढूंढता जब वो बेडशीट के पीछे होता, जिसको वो डेफिनेट करके देखा। जोर का अट्टहास हुआ जिसमें विमल भी शरीक था। तभी इरफान वहाँ पहुँचा। उसके हाथ में रोज़ का अखबार था। विमल की तवज्जो उसकी तरफ हुई तो उसने उसको कुछ ज़्यादा ही संजीदा पाया। ज़रूर कोई बुरी खबर थी। इरफान ने जबरन अखबार विमल को थमाया और तावले स्वर में बोला, ये अखबार देख। कत्ल की एक और वारदात। स्थानीय पुलिस नशंस अपराधों की रोकथाम में नाकाम। उसने जल्दी से खबर पर निगाह दौड़ाई तो पाया कि लाश माहिम क्रीक के पुल के एक पिलर के साथ अटकी समुद्र में तैरती पाई गई थी।
पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि वो हौलनाक कत्ल की वारदात थी। मकतूला को पूरी बेरहमी से चाकुओं से गोदा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म पर 23 जगह स्टैबिंग के जख्म पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से पुलिस का ये भी कहना था कि हत्या कहीं और हुई थी और लाश कहीं और समुद्र के हवाले की गई थी। मरने वाले का नाम अजरा सिराज था। वो नेहरू नगर कुलरा की ईश कृपा नाम के हाउसिंग सोसाइटी की रेजिडेंट बताई जाती थी, जहां वो दीपिका के नाम से जानी जाती थी। विमल का मन अफसास से भर उठा। वो बेचारी होम करते हाथ जलने की मिसाल थी। उसका भला करने की कोशिश में उसने खुद का सर्वनाश कर डाला था। विमल ने वक्त रहते उसे कहीं और मूव कर जाने की सलाह दी थी। अब ये सवाल भी उसके सामने खड़ा था कि वो मूव कर ही नहीं सकी थी या मूव कर चुकने के बाद ढूंढ के पकड़ कर लाई गई थी। खबर के मुताबिक उसकी लाश पिछले रोज़ की सुबह बरामद हुई थी। इस लिहाज से इतना वक्त तो नहीं गुजरा था कि वो कहीं से ढूंढ कर लाई गई होती। लिहाजा उसने निकलने में देर की और ऐसा करने की वजह से वो पहले ही थाम ली गई। उसे इस बात पर कतई कोई शक नहीं था कि उसे उसकी मदद करने की सज़ा मिली थी। कैसी विडम्बना थी! जिस कारोबार से हमेशा के लिए किनारा कर चुकी थी, उसमें वापसी की तो उसकी खातिर, जबकि इस बाबत उस पर कोई दबाव भी नहीं था। जो किया था उस पर कोई एहसान करने की मंशा से भी नहीं किया था, तो फिर क्यों किया था? विकट प्रश्न था जिसका उत्तर मृतका के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। अब पता नहीं उसकी लाश क्लेम करने वाला भी कोई था या नहीं, लेकिन इतना तन्हा तो कोई नहीं होता था। खबर ब में तस्वीर ब में उसके असली नाम अखबार में छपी थी, इसलिए किसी न किसी का खुद ही पुलिस के पास पहुंच जाना लाजमी था। कैसी मजबूरी थी कि अफसोस जाहिर करने के अलावा वो दिवंगत आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि उसके कातिलों पर कहर बनकर टूटने के लिए अब वो दृढ़ प्रत्यय था। अब दुश्मन के मुकाबिल होने के वाहिद वजह कूपर कंपाउंड ही नहीं था। अब अजरा सिराज उर्फ दीपिका का खून इंसाफ मांगता था और उस मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। उसे अखबार एक और डाला और कई क्षणियों आंखें बंद किए रहा, जैसे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहा हो। उसने आंखें खोली और इरफान दबे स्वर में बोला, भाई, लोगों की सजाएं ऐसी ही होती हैं। मालूम पड़ गया, सबक सीख लिया। अब भाई लोगों के लिए भी सजाएं ऐसी ही होंगी। इरफान खामोश रहा। बाप ऊपर से शांत था, अंदर से भड़का हुआ था। रात की सब तैयारी मुकम्मल है। प्रत्यक्ष था वो बोला। सोचा बोल दूँ। ठीक सोचा, विमल बोला। मैं पूछने ही वाला था इस बाबत। कहीं कोई फ्रैक्चर पड़ने की गुंजाइश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्की बात? 100 टांग। गुड। दीक्षित परेशान था। उसकी परेशानी का ये हाल था कि उसे अपना दिमाग हिलता जान पड़ता था। गुरुवार से वो वहाँ बंद था और अब शायद इतवार था। ये भी उसके हिले दिमाग का आलम था कि उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि दिन इतवार था या सोमवार। वो वहाँ 3 दिन से बंद था या 4 दिन से। मोड़ावाला के हुक्म से जब बतौर बंदी उसे वहाँ पहुँचाया गया, तब वो इतना ही जान सका था कि वो एक विशाल इमारत के चौथे माले पर था, जो कि इमारत का टॉप फ्लोर था। वहाँ जिस कमरे में वो बंद था वो शायद इसी काम आता था, क्योंकि उसमें कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। रोशनी की आमद का ज़रिया उसका प्रवेश द्वार ही था, जो बंद हो तो मुश्किल से ही पता चलता था कि वक्त दिन का था या रात का। वही हाल अटैच्ड बाथ का था। उसमें भी खिड़की रोशनदान जैसा रोशनी का कोई ज़रिया नहीं था। उसके कमरे का दरवाज़ा तभी खुलता था जब किसी को उसको कुछ खाने को देना याद आता था। तब वो प्यादे वहाँ नमूदार होते थे। एक खाने की ट्रे उठाया होता था और दूसरे के हाथ में गन होती थी। ट्रे वाला कमरे के भीतर दाखिल होता था तो गन वाला दरवाजे पर खड़ा उसे कवर करके रखता था। ट्रे वाले ने एक मर्तबा खुद बोला था कि दूसरे को हुक्म था कि बंदी अगर कोई शानपंथी की कोशिश करे तो उसे शूट कर दो। पिछले 3 दिनों से वो इसी उधेड़बुन में था कि कैसे वो उस कैद से निजात पा सकता है। 3 दिन में मोरावाला ने न खुद वहाँ सूरत दिखाई थी और न उसे इमारत में कहीं और तलब किया था। अपनी कैद के अगले रोज़ उसने इस बाबत सवाल किया था तो रूखा जवाब मिला था, बॉस बिज़ी, उसे एक ही काम नहीं। अपनी कैद के उन दिनों में उसने वहाँ से निकलने के कई प्लान बनाए बिगाड़े थे, लेकिन सब बेमानी थे, उसके हिले हुए दिमाग के उपज थे। आखिर पिछले रोज़ उसे एक तरकीब सूझी जिसकी वो तैयारी कर रहा था और उसको आजमाने के लिए दरकार हौसला भी अपने में जमा कर रहा था। उसकी अपेक्षा के विपरीत अटैच बाथरूम में न सिर्फ टूथब्रश और पेस्ट था, बल्कि वहाँ शेव का सामान भी मौजूद था और एक छोटी सी वैसी कैंची भी थी जिसे शेविंग के काम में लाया जा सकता था। उस कैंची की सहायता से उसने वहाँ मौजूद एक कॉटन के हैंड टॉवल को यूँ उधेड़ना शुरू किया कि उसके धागे अलग होने लगे।
उन धागों को आपस में जोड़कर उसने एक लंबी महीन डोरी तैयार करनी थी। बहुत सब्र का काम था, क्योंकि धागे नाजुक थे, जरा सी गलत हैंडलिंग भी बर्दाश्त नहीं करते थे और टूटने लगते थे। आखिर उसकी मेहनत का मन माफिक नतीजा निकला था और वो कोई 12 फुट लंबी डोरी तैयार करने में कामयाब हो गया था। कमरे में मौजूद बेड के करीब एक साइड टेबल पर पीतल के बेस वाला एक टेबल लैंप रखा था, जिसके साथ उसने डोरी का एक सिरा बांध दिया और डोरी को खींचकर तजुर्बा भी कर लिया कि अगर वो थोड़े फासले से डोरी खींचता तो टेबल लैंप साइड टेबल से नीचे गिरता, डोरी ना टूटती। अब उसे ब्रेकफास्ट की आमद का इंतज़ार था। जब दरवाज़ा खुलता और जब हमेशा की तरह एक गन वाला और एक ट्रे वाला वहाँ खुले दरवाजे पर दिखाई देता, तो दरवाजे के पहलू में दीवार के साथ पीठ लगाए खड़ा वो डोरी खींच देता। टेबल लैम्प को उसने साइड टेबल के किनारे पर यूँ सेट किया था कि बहुत मामूली भी वो आगे सरकाया जाए तो वहाँ टिका ना रह पाता, नीचे गिर जाता। यूँ से नीचे गिरने के लिए उसके साथ बंधी महीन डोरी का इशारा ही काफ़ी होता, इसलिए इस प्रक्रिया में उसके टूट जाने का कोई खतरा ना होता। उसका इंतज़ार जारी रहा। आखिर बाहर की तरफ से दरवाज़ा खोले जाने की आहट हुई। तत्काल वो सचेत हुआ, लपक कर चौखट के पहलू में पहुंचा। डोरी के अपनी ओर के सिरे पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वो सांसें रोके इंतज़ार करने लगा। कमरे में पड़ती रोशनी की आयत गवाह थी कि दरवाज़ा खुल गया था। मन ही मन ईश्वर का नाम लेता वो सांस रोके अपेक्षित घड़ी का इंतज़ार करने लगा। ट्रे वाले प्यादे ने पाँव भीतर रखा। दीक्षित ने सावधानी से हाथ में थमी डोरी खींची। पीतल का टेबल लैंप जोर से आवाज़ करता फर्श पर गिरा। अपेक्षानुसार दोनों प्यादों की तवज्जो आवाज़ की तरफ हुई तो दीक्षित छलांग मारकर उनके सामने पहुंचा। पूरी ताकत से उसका एक हाथ चला तो ट्रे हवा में छत तक उछल गई। दूसरा चला तो गन वाले के हाथ से गन निकल के पता नहीं कहाँ जाके गिरी। उसने दोनों हाथों से जोर से दोनों को धक्का दिया और जान छोड़कर वहाँ से भागा। जिस गलियारे में उसने उस घड़ी खुद को पाया उसमें लिफ्ट थी और सीढ़ियों का दहाना भी दिखाई दे रहा था। उसने सीढ़ियों को चुना और उन पर नीचे को दौड़ने लगा। ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो जानता था वहाँ कई प्यादे उसे अपने इंतज़ार में तैयार मिलने थे। पहली मंजिल पर पहुंचकर वो सीढ़ियों पर से हटा तो उसने खुद को जिस गलियारे में पाया उसके सिरे पर एक खुली खिड़की थी। वो लपक कर खिड़की पर पहुंचा। उसने बाहर झाँका तो पाया कि नीचे इमारत के ग्राउंड फ्लोर की सामने से पिछवाड़े को जाती राहदारी थी, जो उस घड़ी सुनसान थी। अपनी निकासी के लिहाज से उसको उधर से ही कोई उम्मीद दिखाई दी, लेकिन खिड़की वहाँ से कम 14 फुट की ऊंचाई पर थी। वहाँ से नीचे कूदना हाथ पाँव को तुड़वाने की दावत देना था। फिर उसे खिड़की के बाजू से गुजरता लोहे का परनाला दिखाई दिया। वो उसको पकड़कर नीचे उतर सकता था, लेकिन वो खिड़की से काफ़ी दूर था। वो हिचकिचाया। फिर तत्काल उसे एहसास हुआ कि ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। सीढ़ियों पर धमाधम पड़ते कदमों की आवाज़ अब उस तक पहुंच रही थी, और 2 जोड़ी कदमों की आवाज़ भी नहीं थी जो वो सोचता कि ऊपर वाले 2 प्यादे सीढ़ियों पर थे। फिर वो निसंकोच खिड़की की चौखट पर चढ़ गया और बाहर लटक गया। उसके पैर खिड़की के नीचे दीवार के साथ चलते एक संकरे प्रोजेक्शन पर टिके और वो चौखट पकड़े पकड़े परनाले की दूसरी ओर सरकने लगा। खिड़की से सिरे पर पहुंचकर उसने परनाले की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उसे अपने पसरे हाथ से अभी कोई 2 फुट दूर पाया। उसने परनाले तक पहुंचना था तो खिड़की छोड़ना ज़रूरी था, और वैसा करते ही वो नीचे गिर सकता था, लेकिन उस घड़ी जान जोखिम का वो काम करना उसके लिए ज़रूरी था। नीचे सुनी राहदारी में भी प्यादे किसी भी वक्त प्रकट हो सकते थे। उसने चौखट छोड़ दी और परनाले की तरफ जुस्त लगाई। नतीजन परनाला पूरी तरह से तो उसकी पकड़ में ना आया, लेकिन वो उस पर नीचे सरकता गया। उस कोशिश में उसकी हथेलियाँ छिल गईं, लेकिन उसके पाँव जमीन से जा लगे। आगे इमारत की 4 दीवारें थी जो कोई 6 फुट ऊंची थी। वो झपट कर उस पर चढ़ा और दीवार से पार कूद गया, जहाँ की एक गली थी जो उसके भीतर सिरे पर आगे बंद थी। मजबूरन वो गली के खुले दाहिने की ओर दौड़ा, आगे मोड़ पर पहुंचा और मेन रोड पर इमारत से विपरीत दिशा में जान छोड़कर भागा। एक गोली सनसनाती हुई उसके सर के ऊपर से गुजरी। उसके मुंह से घुटी हुई चीख निकली और वो पहले से ज़्यादा रफ्तार से सड़क पर आड़ा तिरछा दौड़ने लगा। उसकी हिम्मत पीछे घूम के देखने की नहीं हो रही थी, फिर भी उसे एहसास बराबर था कि उसके पीछे कई आदमी थे। इस बार गोलियों की बौछार उसके इर्द गिर्द हुई। सड़क ट्रैफिक से आवाजाही से खाली नहीं थी, फिर भी उन्हें परवाह नहीं जान पड़ती थी कि गोली किस और को लग सकती थी या किसी और इंसान को लग जाती। उसी हाहाकारी माहौल में वो पता नहीं कितना दौड़ा कि उसके सामने एक पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा दिखाई दिया। उसके मन में आशा की किरण जागी।
अब वो जगह उसे पुलिस स्टेशन नहीं, अपनी शरण स्थली जान पड़ रही थी। दौड़ता हुआ वो उस एक मंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हुआ। आगे इमारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ बरामदा था और जिसमें पड़ते हुए कमरों के बंद दरवाज़ों में से एक पर लिखा था AK वॉल्सन, स्टेशन हाउस ऑफिसर। उसने दरवाजे को धकेला, भीतर कदम डाला। पहली निगाह में ही उसे सामने विशाल एग्जीक्यूटिव टेबल के पीछे बैठा एक 3 सितारों वाला पुलिसिया दिखाई दिया। अरे अरे, कहाँ जाते हो, इधर आओ। एक हवलदार की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन दीक्षित ने उस और तवज्जो न दी। हवलदार उसके पीछे दौड़ा। सर मेरी जान पर बचिए, प्लीज़ बचा लीजिए। सर मेरी आपसे फरियाद है। हवलदार उसके सर पर पहुंचा, बाँह पकड़कर बाहर खींचने लगा। रुको, आने दो, इंस्पेक्टर ने अपने सामने मौजूद कागजातों पर से सर उठाकर कहा। हवलदार ने दीक्षित की बाँह छोड़ दी। वो कुछ क्षण अनिश्चित सा खड़ा रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। इधर आओ, इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया। हाफ क्यों रहे हो, बैठो। चेहरे पर कृतज्ञता के भाव लिए दीक्षित एक विजिटर्स चेयर पर बैठा, अपनी धौंकनी की तरह चलती सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ? साहब, मेरे पीछे मवाली पड़े हैं, दिन दहाड़े मुझ पर गोलियां चला रहे हैं। अभी भी वो बाहर कहीं छुपे होंगे, मेरे यहाँ से बाहर कदम रखने का इंतज़ार कर रहे होंगे। सर प्लीज़ मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए और बंद कर दीजिए, वरना वो मुझे पीछे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ऐसे कैसे गिरफ़्तार कर लें? हवाला आता है होटल ने, किस जुर्म के तहत गिरफ़्तार करें? सर अगर मैं कुछ जुर्म करूं तभी गिरफ़्तार होंगे, मेरी जान पर बनी है। हाँ, जुर्म करो, करते पकड़े भी जाओ, तब गिरफ़्तारी होगी। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए दीक्षित कई क्षण खामोश रहा, फिर मेज़ पर पड़े चाय के गिलास की ओर इशारा करता बोला, सर आपकी चाय ठंडी हो रही है। हाँ, अब पीने लायक नहीं रही। दीक्षित कुर्सी पर बैठा एकाएक आगे को झुका। उसने मेज़ पर से चाय का गिलास उठाया और चाय इंस्पेक्टर पर फेंकी। सारी चाय इंस्पेक्टर की छाती से टकराई और वर्दी का सारा आगे का भाग चाय से तर हो गया। सर मैंने आप पर कातिलाना हमला किया है, मुझे गिरफ़्तार करिए। कातिलाना? हाँ, चाय ठंडी थी, गिलास टूटा नहीं। चाय आपको मालूम है ठंडी थी, मेरे को मालूम है, पर पब्लिक को क्या मालूम, बाहर क्या पता। चाय ने सिर्फ वर्दी भिगोई, कातिलाना हमला नहीं किया। मेरा निशाना चूक गया। गर्म, रिपीट गर्म। चाय चेहरे से टकराई होती, आंखें झुलसा देती, और क्या पता आप कहते नहीं बनता, अंधे हो जाते, तब ये कातिलाना हमला होता। ये मैं कत्ल नहीं तो इरादा कत्ल का मुजरिम ठहराया जाता, वो भी तो बड़ा जुर्म है, गिरफ्तारी के काबिल। तड़प रहे हो गिरफ्तार होने के लिए? सर मौजूदा हालात में उसके बिना मेरी गति नहीं। वो पिस्तौलबाज मवाली मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने आपको बताया, वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। प्लीज़ आप मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए। आप मुझे मौत के मुंह में क्यों धकेलना चाहते हैं? जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनसे वाकिफ़ हो? कौन है वो? वो एक भाई के प्यादे हैं, भाई का हुक्म है मुझे कमती किया जाने का। क्यों है मैं वो बता नहीं सकता, क्योंकि उस बाबत को ज़बान पर लाना खड्डे से बचकर खाई में गिरने के बराबर होगा। ओके, तुमने ऑन ड्यूटी स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ बदसलूकी की है, इसलिए तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। शुक्रिया सर, आगे के आगे देखेंगे। इतना भी कम नहीं है जनाब, मैं मशकूर हूँ। सहमति में सर हिलाते इंस्पेक्टर ने हवलदार को तलब करके घंटी बजाई। मोरावाला की कार मेन रोड छोड़कर आगे सी रॉक स्ट्रीट का मोड़ पकड़ने के लिए स्लो हुई ही थी कि अचानक उसने तेज़ आवाज़ में ड्राइवर को हुक्म दिया, रोक। ड्राइवर ने तीखी चरचराहट के साथ कार रोकी। ड्राइवर के साथ बैठे बॉडीगार्ड ने पीछे मुड़कर अपने बॉस को देखा। वापस चल, मैंने स्टेट में जाने का ख्याल बदल दिया है। कार में फिर हरकत हुई और उसने वहीं से यू टर्न लिया। मैं भी कितना नादान हूँ, क्यों वहाँ दौड़ा चला आया था कूपर कंपाउंड की बाबत मशवरा करने के लिए? क्यों ज़रूरत थी मशवरे की, जब खुद सौराब ने अभी कल ही कहा था कि, और उसके कान में सौराब की आवाज़ गूंजी, अब्बू ने हमेशा तुम्हें फ्री हैंड दिया था, अब्बू के सुपीरियर जजमेंट पर अमल करते मैं भी तुम्हें फ्री हैंड देता हूँ। कूपर कंपाउंड की बाबत जो तुम्हें मुनासिब लगता है करो, अंजाम देखा जाएगा। गुड, अब वो उस बाबत मनमानी करने के लिए स्वतंत्र था, अंजाम देखा जाएगा। कार वापस दादर वहाँ पहुँची जहाँ से रवाना हुई थी। वहाँ उसके लिए ये नामुराद खबर इंतज़ार कर रही थी कि दीक्षित उनके कब्ज़े से निकल भागने में कामयाब हो गया था। साथ में ये भी खबर मिली कि अब वो करीबी थाने में था जिसकी निगाहबीनी जारी थी। थाने में घुसकर शूट करना था कमीने को, जिसकी ये मजाल हुई। मोरा वाला दांत पीसते हुए बोला,
और उन 2 प्यादों को भी, जिनको चकमा देकर वो वहाँ से निकल लेने में कामयाब हुआ। बॉस गुस्से में था। अभी शांत हो जाता तो कुछ और ही बोलता, और वही हुआ। जो हुआ सो हुआ। आखिर मोरा वाला शान लहजे से बोला, दीक्षित पर अब निगाह रखने की कोई ज़रूरत नहीं। थाने से छूटकर कहाँ जाता है जाए, अकल होगी तो दोबारा कभी मुंबई में दिखाई नहीं देगा। और उधर प्यादों ने भी चैन की सांस ली। तभी वसीम चिंदी का फ़ोन आया, जो फरियाद करने लगा कि पिटे हुए प्यादों की हौसला अफजाई के लिए उसे एक फेरा वहाँ का लगाना चाहिए था। उसने दरख्वास्त कबूल की। मोरावाला चैम्बूर पहुँचा। कूपर कंपाउंड उजाड़ पड़ा था। वसीम क्योंकि बॉस की आमद की बाबत खबरदार था, इसलिए फ़ौरन बीच की इमारत से बाहर निकलकर कंपाउंड में आया। मोरावाला प्यादों से मिला। उनके होश उड़े हुए थे, लेकिन अब वो रात के अंधेरे में अपने पर हुए हमले को प्रेत लीला नहीं बता रहे थे। लेकिन ये फरियाद उन सबकी फिर भी थी कि उनको उस नामुराद ड्यूटी से मुक्ति दी जाती। ये नहीं हो सकता। अभी मेरे पास प्यादों की कोई फ़ौज नहीं। दूसरी बार भी ठुके हो, ये तुम्हारी गफलत का नतीजा है। जब आंखें खुली रखकर भी हमलावरों को निगाह से ना बीन सके तो सोते में तो जो ना हो जाता थोड़ा था। 10 आदमी, 10 हथियारबंद आदमी, होशियार और खबरदार, जिनका वाहिद काम पहरेदारी, वो भी कोई लंबी नहीं, 4-1 घंटे की ही थी। फिर भी मार खा गए तो इसी काबिल हो क्या? कोई कुछ नहीं बोला। निगाहें चुराते सब बेचैनी से पहलू बदलते रहे। यही टिकना है, मारो या मरो, यहीं टिकना है। हथियार और चाहिए तो मिल जाएंगे, समझ गए? मोरा वाला निर्णायक भाव से बोला। सबने फांसी लगने के अंदाज से दाएं बाएं गर्दन हिलाई। फिर तूका के घर को जड़ से उखाड़ देने की बात उठी तो बाजर या वसीम एक नई ही बात मोरा वाला की जानकारी में आई। मालूम हुआ कि जैसे तामीर के लिए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होते थे, वैसे ही डिमोलिशन के भी कॉन्ट्रैक्टर होते थे। ये प्यादों के करने लायक काम नहीं था, इसलिए ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्टर को अंगेज किया जाना ज़रूरी था। प्यादे करते भी तो दिन में करते, जबकि डिमोलिशन का वो काम घंटों का होता। तुरंत वैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर तलाश करने की जिम्मेदारी वसीम को सौंपकर मोरावाला वहाँ से रुखसत हुआ। पिछली रात के मोरावाला के प्यादों पर पहले जैसे हल्ले के दौरान एक काम नया किया गया था। वापसी में इरफान वहाँ पर एक वायरलेस ट्रांसमीटर छुपा कर आया था, जिसके ज़रिए रिकॉर्डिंग जब दिन में सुनी गई तो मोरावाला का नया मंसूबा सामने आया था। तूका का घर उखाड़ कर फेंक दिया जाना चाहता था। तेरा अंदाज़ा फेल होता लग रहा है, इरफान चिंतित भाव से बोला। तू कहता था कि वो लोग प्रॉपर्टी को डैमेज करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनका अपना मिशन फेल होता था। विमल ने चिंतित भाव से सहमति में सर हिलाया। बांजरिया ट्रांसमीटर जो सुना, शुहाब बोला, उसका लहजा भी चिंता से खाली नहीं था। उस पर एतबार लाएं तो कल तूका का मकान अपनी बुनियाद पर दिखाई नहीं देगा। प्रोफेशनल डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्टर जेसीबी मशीन लेकर आएगा। वो सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन को चुटकियों में मलबे के ढेर बना देंगी। उनका मसला फिर भी हल नहीं होगा, विमल दबे स्वर में बोला। मलबे के ढेर में से खुफिया रास्ता तलाश करना और भी मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन। वो एक अलग बात है, इरफान बोला, पर एक इमारत पर वो गज़ब ढाना हमारे लिए वार्निंग होगी कि हम आइंदा बड़े एक्शन के लिए तैयार रहें। यकीन नहीं आता तो कल आ जाएगा तुमको, इरफान ने विमल से कहा। जेसीबी मशीन से डिमोलिशन अंधाधुंध होता है, बेरहमी से होता है, बगल की इमारत को नुकसान पहुंचाता है। पहुंचे, किसे परवाह होगी, कौन एतराज़ उठाएगा? विमल ने खामोशी में सहमति जताई। ऐसा डिमोलिशन सरफेस तक ही लिमिटेड रहेगा, शोहाब बोला। तो बेसमेंट का सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज होने से बचा तो रहेगा, लेकिन तब मलबा हटाया जा चुकने के बाद खुफिया रास्ता तलाश करने में उन्हें सहूलियत होगी। बाकी डैमेज का क्या है? नई तामीर आजकल फटाफट होती है जनाब। वो विमल से मुखातिब हुआ। इसमें आपकी बगल की इमारत को नुकसान पहुंचने वाली बात भी शामिल है। ठीक, विमल ने कहा। बहरहाल अभी उनका मकसद वार्निंग जारी करने का है, इसलिए उन्होंने तूका का घर चुना। लेकिन कंपाउंड की 8 इमारतों में एक मंजिला मकान सिर्फ वो है और वो कोने का है। उसको कैसा रोका जाए? पुलिस के पास जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता, शोहाब ने कहा। हम जाकर अंदेशा ही जाहिर करेंगे, और हमारे पास सबूत क्या है कि ऐसा कल होने वाला है? अगर हम रिकॉर्डिंग का जिक्र करते हैं तो ढेर सारे सवाल और जवाबदारी खड़ी होगी। रिकॉर्डिंग क्यों करी, कैसे नौबत आई, इतने अनजान आदमी क्यों जमा थे, ट्रांसमीटर फिट कैसे किया गया, क्यों किया, प्रॉपर्टी का मालिक कौन था, किस हैसियत से कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हो? विमल का सर स्वयं सहमति में हिला।
ये तो जायज़ सवाल है। इसके साथ ना जाने कितने ही नाजायज़ सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब हमसे देते नहीं बनेगा। तो क्या करें? मार खाए कुत्ते की तरह दुम दबा के बैठ जाएं? इरफान का लहजा तल्ख हुआ। ऐसी नौबत आने से पहले तो मर जाना बेहतर होगा। कई क्षण खामोशी व्याप्त रही। अरे मेरे को एक बात अभी याद आई, एकाएक इरफान तमक्का बोला, जो मुझे पहले याद आनी चाहिए थी। दोनों ने सर उठाकर इरफान की तरफ देखा। अरे बाप, इरफान ने कहा, तू एक टेम मुंबई पुलिस के कमिश्नर जुआरी को मेल भेजा था, जो लाई का शॉट उसका असर सामने आया था। भाई लोगों का एक पिट्ठू इंस्पेक्टर रामदास महाडिक इधर आकर हमको हूल देता था, तो तूने उसकी बाबत कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी और तब उसका साला लाई का शॉट ट्रांसफ़र हो गया था। हाँ, कमिश्नर को चिट्ठी मैंने नहीं, राजा गजेंद्र सिंह NRI फ्रॉम नैरोबी के PS के PA ने लिखी थी, जो कि तू ही था। अभी वही बनकर और वैसी ही चिट्ठी फिर लिख, फिर देखना किसी की मजाल नहीं होगी कूपर कंपाउंड की तरफ टेढ़ी निगाह देखने का। विमल का सर पहले ही इनकार में हिलने लगा। क्यों मुंडी हिलाता है? पहले एक बात सुन, एक बात बताता हूँ तुझको, कभी पहले सुनाई हो तो फिर सुन, क्योंकि अक्सर कई बातें मैं कह के भूल जाता हूँ। एक कहानी सुन, ये सच्चा वाक़या है। कुछ अर्सा पहले इधर एक भीड़ू था जो ठेकेदार के नाम से जाना जाता था और मुंबई के कई हाई एंड बार्स का मालिक था। उन बार्स में बार बालाएँ तो होती ही थीं, जिन पर कोई पाबंदी नहीं थी। साथ में लेट आवर्स में कैबरे डांस भी होता था और लेट आवर्स नंगा नाच में तब्दील हो जाता था। डिसेंट लगने वाली कैबरे डांसर्स स्ट्रिपर्स बन जाती थीं और ये सब हाकिमों की जानकारी में होता था, क्योंकि उन्हें ठेकेदार से रेगुलर गुलदस्ता पहुंचता था। उस घटिया कारोबार में ठेकेदार ने अपनी कितनी हैसियत बना ली थी, इसका अंदाज़ा तू इस बात से लगा सकता है कि उसने एक बार नए बार का उद्घाटन एक लोकल MP ने आकर बाकायदा किया था। सोचो, थोड़े ही अरसे में उसने उस बार से इतना पैसा कमाया कि तारदेव में एक 8 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर ली थी। फिर एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि हाकिमों की कृपा दृष्टि उस पर से हट गई। गुलदस्ता भी नहीं चला था और वो लोग उसके इतने खिलाफ हो गए थे कि इमारत को गैर कानूनी तामील करके करार दिया और डिमोलिशन का ऑर्डर दे दिया। अपनी बन चुकी बड़ी हैसियत के अनुरूप ठेकेदार ने एक बड़ा नामी वकील अपना केस लड़ने के लिए अदालत में खड़ा किया, जिसने चुटकियों में डिमोलिशन ऑर्डर के खिलाफ स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। ऑर्डर हाथ में लिए वो दौड़ा तारदेव पहुंचा, जहां सरकारी अमला एक बड़े सरकारी अफसर के सुपरविज़न में डिमोलिशन की तैयारी कर रहा था। ठेकेदार ने स्टे ऑर्डर दिखाने की कोशिश की तो उसे बड़ा धक्का दे दिया। हो हल्ला तक हो गया। बड़े अफसर आए, उनकी नाक के आगे स्टे ऑर्डर का पर्चा लहराया तो अफसर ने पर्चे की तरफ निगाह उठाने की भी जहमत नहीं करी और बड़े ही प्यार से उसे कहा, प्लीज़ वेट, और उसे दरकिनार कर दिया। इमारत टूटती रही, ठेकेदार पर्चा लहराता रहा, उसे प्लीज़ वेट की हिदायत मिलती रही। बड़े अफसर को पता था उसके हाथ में स्टे ऑर्डर था। उसने जानबूझकर उसे स्टे ऑर्डर दिखाने का मौका ही नहीं दिया ताकि वो डिमोलिशन में कोई विघ्न ना डाल पड़ता। ऑर्डर देखता तो मजबूरन उसे डिमोलिशन रुकवानी पड़ती। दिन के 11:30 बजे से शुरू हुआ वो डिमोलिशन 4:30 बजे रुका। अब बड़ा अफसर कह सकता था कि उसे ऑर्डर लेट दिखाया गया। ठेकेदार पड़ा कलपता रहा। वो तो 11:30 बजे से ऑर्डर दिखाने की कोशिश कर रहा था। अफसर का दावा होता कि उसको उसकी कोशिश की कोई खबर नहीं थी। शाम तक जब इमारत जमींदोज हो चुकी तब बड़े अफसर ठेकेदार से बोला, हाँ ठेकेदार साहब, अब दिखाओ क्या दिखा रहे थे। अरे ये तो स्टे ऑर्डर है जनाब, पहले क्यों नहीं दिखाया? अब जब सब काम हो चुका तो अब दिखाया तो किस काम आया? स्टे ऑर्डर वक्त पर ले आए तो दिखाना भी तो वक्त पर था ना। अब क्या हो सकता है, अब जो होना था सो हो चुका। हमने कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करी। हमें स्टे की खबर वक्त रहते नहीं थी। अब जो हुआ उसे हम अनहुआ तो नहीं कर सकते। सॉरी भाई, फाइल क्लोज, केस डिस्पोज्ड। अच्छी कहानी है, इरफान बोला। बोले तो दिलचस्पी, पर ये हमारे पर कैसे लागू है? ये टीम जो हालात हैं उन पर कैसे लागू है? सुनो कैसे लागू है। मेरी दरख्वास्त कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचेगी तो स्थापित दस्तूर के मुताबिक मेल उसका प्राइवेट सेक्रेटरी पड़ेगा। फिर जब वक्त लगेगा, जब कमिश्नर फ्री होगा, तब कमिश्नर का ध्यान उस मेल की ओर वो खींचेगा। कमिश्नर उसको हुक्म देगा कि कंप्लेंट के डिस्ट्रिक्ट के DCP का पता करो। DCP को लोकेट करके दरियाफ्त किया जाएगा। उसने अंडर आने वाले चैम्बूर थाने का SHO कौन है,
फिर एसएचओ से मिलकर या उसके आदेश देकर आगे कार्यवाही की जाएगी। इतनी ड्रिल के बाद जब पुलिस मौका वारदात तक पहुंचेगी तो उन्हें खबर लगेगी कि जिस काम को होने से रोका जाना था वो तो हो भी चुका है। इरफान भाई, ठेकेदार वाली मेरी कहानी ऐसे लागू है हमारे पर। पिछली बार इतना टेम नहीं लगा था जितने का तू ये टेम खाका खींचता है, इरफान ने ज़िद की। क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक इंस्पेक्टर के ट्रांसफ़र की बात थी, इस बार बड़ी फौजदारी को रोकने के लिए एक्शन दरकार है। दूसरे, मवालियों का गुलदस्ता बड़े बड़े का ईमान ख़राब कर देता है। जितना बड़ा गुलदस्ता उतनी बड़ी नाफरमानी, उतना बड़ा लेट डाउन। तीसरे, खड़े पैर हमें कमिश्नर जैसे बड़े सरकारी अफसर की मसरूफियत की क्या खबर। वो सरकारी दौरे पर हो सकता है, छुट्टी लेकर प्रदेश की सैर करने निकला हो सकता है, रिटायर हो गया हो सकता है, और भी ऐसे पता नहीं क्या क्या जो इस वक्त हमारे कयास में नहीं। इरफान खामोश हो गया। उसकी शक्ल से साफ जान पड़ता था कि वो आश्वस्त नहीं था। तो फिर क्या किया जाए? शुहाब बोला। मेरे से पूछ रहे हो? आप ही से तो, और कौन है यहाँ पर? तो सुनो, तोड़ फोड़ के मामले में जो होता है होने दो। तूका का घर टूटता है, टूटने दो। हमें दखल अंदाज होने की ज़रूरत नहीं है। बला टल जाएगी तो बिगड़ी फिर बन जाएगी, और बला ना टली तो सारा कूपर कंपाउंड ही ढेर बन गया तो हम उस जुल्म के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे। चैम्बूर का दाता के शहर में इतने खैर ख्वाह हैं, उन सबकी कॉन्शियस को जगाएंगे। इतने कैबी हैं जो जी जान से हमारा साथ देंगे। इरफान आवेश से बोला। जो तेरे को मालूम है पहले भी हमारा साथ दे चुके हैं। याद कर, जब गोरई चौकी के इलाके में तेरे को फांसी पर टांगा जाने की तैयारी हो रही थी तो विट्ठल के एक पुकार पर कितने कैबी। मालूम है। हालात में हम उनकी सपोर्ट का भी फ़ायदा उठाएंगे। साथ में मवालियों की बाबत मीडिया को ब्रीफ करेंगे, और तब हमारी कोशिश होगी कि मीडिया हमारे हक़ में रिपोर्टिंग करे ताकि आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और यूं गुलदस्ते की ताकत पर लगाम लगे। लेकिन वो बात की बात है, इस बात पर सहमति दो कि जो होता है होने दो। ठीक है, कबूल है, दोनों ने कहा। गुड, हम अपना गोरिल्ला युद्ध जारी रखेंगे, जिसके वास्ते हमारे काफ़ी सारे साथियों को तहखानों में रहना पड़ रहा है। ये मुश्किल काम है, लेकिन वक्त की मजबूरी के हवाले हम ये करेंगे। दोनों ने सहमति में सह हिलाया। अब एक बात और शुहाब, मुझे तुमसे कहनी है। जंजील कितनी भी मजबूर तो हो, उसकी एक कड़ी कमज़ोर हो तो जंजील को कमज़ोर ही माना जाएगा। मैं कमज़ोर कड़ी? तुम्हारी होटल की मुलाजमत के मद्देनज़र हाँ, वो मुलाजमत एक्सपोजर है जिसके सिर्फ तुम हवाले हो और प्रॉब्लम कर सकता है। जब बाकी सब ने अंडरग्राउंड होकर छापामारी करनी है तो तुम्हारा होटल में ड्यूटी करते रहना तुम्हें ईजी टारगेट बना सकता है। जू में कई होटल हैं, दुश्मनों को नहीं मालूम कि मैं कौन से होटल में मुलाजिम हूँ। मालूम किया तो जा सकता है। हर होटल की लॉबी में पहुंचकर सवाल तो करना होगा ना कि सिक्योरिटी ऑफिसर शुहाब अहमद की बाबत। शुहाब ने खामोशी से इस बात पर विचार किया। शायद आपके नोटिस में आया हूँ। वो फिर बोला कि मैं हफ्तावारी छुट्टी नहीं करता। मेरी वो छुट्टियाँ जमा हो रही हैं। जो छुट्टियाँ मुलाजमत के तहत मुलाजिम को करने का अख्तियार है वो भी जमा है। तो मैं बिना नौकरी खोए 2 महीने की छुट्टी ले सकता हूँ, और आज ही छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। कोई अड़चन तो नहीं आएगी? आनी तो नहीं चाहिए, और अगर आई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ठीक है। मीटिंग बर्खास्त हो गई। सुबह के 9 बजे थे जबकि विमल ने अमर नायक का मोबाइल बचाया। पिछली रात तीसरी और आखिरी वार्निंग जानबूझकर नहीं जारी की गई थी, जिसकी 2 वजह थी। एक तो मोरावाला के प्यादे उस रात हद से ज़्यादा खबरदार पाए गए थे। मुकाबला होता तो इरफान वगैरह की तरफ कोई नुकसान इस बार ना हुआ होता, ऐसा मुमकिन नहीं था। उनके 2-4 साथियों का गंभीर रूप से घायल हो जाना या जान से जाना लाजमी था। दूसरे, तीसरी वार्निंग मोरावाला को और ज़्यादा भड़का सकती थी। हो सकता था उसका तूका के घर को गिराने का प्रोग्राम आपे से बाहर हो जाता और वो और बड़ा नुकसान करता। इसलिए सर्वसम्मति से तीसरी वार्निंग को लगाम देकर रखना ही उचित जाना गया। कॉल का जवाब नहीं मिला। घंटी बजती रहने के बाद खुद ही बजनी बंद हो गई और कॉल नहीं लग सकती थी। संबंधी घोषणा सुनाई देने लगी। पिछली रात का समुद्री प्रोग्राम बिल्कुल दुरुस्त निर्विघ्न चला था, और वो और उसमें शामिल तमाम लोग अभी वापस लौटे थे। दरियाफ्त करने पर यह भी मालूम हुआ था कि उस बार आया माल 80 करोड़ की मार्केट वैल्यू का था। उसने फ़ोन एक बार फिर बजाया। घंटी बजती रही, कॉल इस बार भी नहीं लगी।
उसने डायरेक्टरी इंक्वायरी से छत्रपति कैटरर्स चर्च गेट की लैंडलाइन के बारे में दरियाफ्त किया। वो नंबर बजाया। तत्काल जवाब मिला। विमल को आवाज़ पहचानी ना लगी, लेकिन वो नायक की आवाज़ नहीं थी। हेलो, कौन? मैं तारानाथ। आप कौन? अरे मेरे को तेरे बॉस से बात करने का। आप कौन? मैं सोहल। तेरे बॉस मोबाइल पर कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मेरा उससे बात करना ज़रूरी। नायक बॉस अभी इधर नहीं है। इतना सुबह वो इधर तभी होता है जब रात को घर पर ना गया हो। अभी घर पर सोता होगा, बाद में फ़ोन लगाना बंद करता है। अरे अरे रुक रुक, मेरी पूरी बात सुन। लगता है कॉल ध्यान से नहीं सुना। मेरा नाम तेरी पकड़ में नहीं आया। अब भी बोल। तेरा हाथ कैसा है जिस पर गोली लगी थी? वो फाउंटेन पेन से चलाई गई। चलाने वाला सोहल। क्या? लाइन पर खामोशी छा गई। अरे लाइन पर है या फ़ोन पकड़े हाथ में दर्द उठने लगा, बोलती बंद हो गई। मैं ये टेम बॉस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तारानाथ का दबा सवाल सुनाई दिया। मैं सोलंकी बॉस को खबर करता है, वो कॉल बैक करेगा। नंबर बोलो। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग से कॉल का ओरिजिनल ट्रेस किया जा सकता था, लेकिन वो कोई चिंता का विषय नहीं था। यूं यही मालूम पड़ता कि कॉल का ओरिजिनेटर चैम्बूर में था। उसे वहां ढूंढ निकाला नहीं जा सकता था। इस आश्वासन के तहत उसने नंबर बोला और साथ ही जोड़ा। और एक बात ध्यान में रखना तारानाथ, खबर चाहे तो दुबई तक करना, लेकिन मेरे को खाली तेरे बॉस से बात करना मांगता, समझ गया? और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। करेगा ये कॉल? इरफान ने शक के भाव से पूछा। पता नहीं, 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, फिर पता लग जाएगा। ठीक। कॉल 5 मिनट में आ गई। नायक की चिड़चिड़ाती आवाज़ आई। क्या मांगता तेरे को? तेरे को खबर करना मांगता। तेरा माल मेरे कब्जे में। माल? कौन सा? वही हर महीने दुबई से आने वाला माल। तुझे कोई खबर नहीं लगी, फिर भी चैन से सो रहा है। कमाल। कौन सा माल? जिसने रात के 2 बजे दहीशल के करीब हिलकी विलेज के समंदर किनारे अनलोड होना था। स्विस घड़ियाँ, आईफोन। लाइन पर खामोशी छा गई। वो शांति से लाउड स्पीकर पर लगा मोबाइल कान के करीब किए रहा। अच्छा, मैं 5 मिनट में तेरे को वापस कॉल करता हूँ। फिर आवाज़ आई और संबंध विच्छेद हो गया। अपनी कल की टीम से दरियाफ्त करेगा, इरफान ने कहा। हाँ, विमल ने जवाब दिया। जो हुआ उसके होने का उसने कभी ख्याल तक नहीं किया था। फिक्स रूटीन थी उसकी निगाह में, जिसमें कोई फच्चर नहीं पड़ सकता था। इस वास्ते उसे माल रिसीव हो चुका होने का खबर का नहीं, माल का इंतज़ार होगा, जिसमें अभी टाइम है। अब वो अपने आदमियों से इस बाबत दरियाफ्त कर रहा होगा। 5 मिनट बीतते बीतते नायक की कॉल आ गई। यकीन तो नहीं आता कि माल तेरे कब्जे में है, पर चल माना कि है ऐसा। अब क्या मांगता तेरे को? खबर करना मांगता है कि अपना माल अपनी कॉस्ट प्राइस पर, बोले तो अपनी लागत पर, 40 करोड़ में मेरे से वापस खरीद सकते हो। क्या तू मेरा माल मुझे बेचना चाहता है? सही पकड़ा। वैसे अगली खेप आने में महीना लगेगा। मेरे से माल तुम अभी हासिल कर सकोगे। ये ऑफ़र अब मैं कबूल ना करूँ तो वांदा नहीं। मैं 80 करोड़ कमाऊँगा, खाली टाइम जास्ती लगेगा। नायक का माल हजम करना कोई हंसी खेल नहीं। मेरा हाजमा बहुत मजबूत है। मतलब क्या है इस हरकत का? बड़ी देर से पूछना सूझा। जवाब दो। 40 वसूल पाए, बाकी बचे 60। फिर खामोशी छा गई। तो ये बात है। जानता है अपनी इस हरकत से तू मेरे खिलाफ मोर्चा खड़ा कर रहा है, मेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। तू मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, मैं तो धर्म कार्य के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, ज़रूर ज़बरदस्ती से। ये बातें हमारे बीच हो चुकी हैं बड़े खलीफा, इन्हें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। लगता है मैंने नाहक तुम्हें फ़ोन किया। मैं तेरे ट्रस्ट को फूंक कर रख दूँगा। करना ऐसा, ट्रस्ट तो देर सवेर फिर खड़ा हो जाएगा, लेकिन आवाम की बद्दुआएं तुम्हें जीते जी मार डालेंगी। अब जब बहराम जी नहीं रहा तो इस रीजन में मेरे से बड़ा ताकतवर डॉन दूसरा कोई नहीं। अब मेरी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तू भी नहीं। खजूर? बढ़िया। अब खजूर से ज्ञान की बात सुनो, अगरचे समझ में आए। एक सीस का मानवा करता बहुतक हीस, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 सीस। क्या बक रहा है तू? भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। मैं तुम्हारे समेत एक एक को चुन चुन कर गोली से खुद उड़ाऊंगा, भले ही पुलिस को बुला के रखना। तोप से उड़ाना ना, एक ही बार में सारा काम हो जाएगा।
मैं उस इलाके को उड़ा दूंगा जिसमें मुझे तेरे मौजूद होने की खबर लगेगी। जो असल में बहादुर होते हैं ना, वो धमकियां जारी नहीं करते, वो किसी से डरते नहीं। बक मत, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर सच में मेरा माल तेरे कब्जे में है तो वापस कर, वरना मरने की तैयारी कर ले। और अपने आसपास वालों से बोलकर रख, तेरे लिए कफन मंगवा कर रखें। लाइन कट गई। विमल वापस इरफान की तरफ घूमा। नहीं देगा, इरफान बोला। नहीं खरीदेगा? मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसे खबर करना ज़रूरी था, वरना उसका माल किसने लूटा इस बाबत वो सस्पेंस में ही रहता। आगे देखेंगे, आज और कल का दिन इंतज़ार करते हैं, फिर ढूंढना कोई खरीदार। इरफान ने खामोश हामी भरी। दोपहर से पहले अमर नायक अपने सिटी ऑफिस में पहुंचा हुआ था और उसका सुबह के वाक़ये का गुस्सा अभी भी बना हुआ था। उसके खास बुलावे पर उसका डिप्टी नवीन सोलंके उससे पहले वहां मौजूद था और अब दोनों ऑफिस में आमने सामने बैठे हुए थे। सुबह का वाक़या नायक फ़ोन पर बयान कर चुका था, फिर भी उसने सोहेल की कॉल को पुनः दोहराया। सोलंके, आखिर में नायक बोला, मुझे इस बात की सख्त हैरानी है कि इतनी चौकस और खूब अनजमाए हुए इंतज़ाम के बावजूद माल लुट गया। अंदेशा तो आपको पहले से ही था, सोलंकी चिंतित भाव से बोला। हमारा रूट किसी की निगाह में आ जाने का अंदेशा था, लेकिन कोई इतना बड़ा कदम भी उठा चुकेगा, इसकी हिम्मत कर डालेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। फिर इत्तेफाक देख, अभी जब मैं इस बाबत निश्चय कर चुका था कि रूट बदलेंगे और ये वाक़या हो गया, और ये इस रूट का आखिरी फेरा था, और माल लुट गया। सोहल ने लूटा? ज़्यादा हैरानी की बात तो यही है, और ज़्यादा हैरानी मैं उसकी दीदा दिलेरी पर हूँ। एक तो वारदात की सुबह सवेरे मुझे खुद उसने खबर करी, दूसरा मेरा ही माल मुझे बेचने की पेशकश कर रहा है। आपने क्या जवाब दिया? वही जो बनता था। बोला खैरियत चाहता है तो मेरा माल वापस कर। हाँ, ऐसे कोई लौटाता है? लौटाना होता तो झपटता ही क्यों? अरे मालूम है, अक्ल दी उसको। कई बार वक्ती जज्बात के हवाले लोग बाग ऐसा कदम उठाते हैं जिनका अंजाम उन्हें डराता है, जिसे उन्हें लगता है कि बाद में नहीं झेल पाएंगे, और इसलिए अपने किए को अंकिया करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपको सोहेल ऐसा पीड़ू लगता है? मेरे को नहीं पता वो क्या बला है, नायक झुंझलाया, पर कहना ज़रूरी था। बॉस भड़का हुआ था, विवेक संगत बात न कर पा रहा था, न सोच पा रहा था। उसे हमारे सेट सिस्टम की खबर कैसे लगी? सोलंके धीरज से बोला। किसी भेदिये ने बताया। हमारे किसी भरोसे के आदमी ने हमारे साथ दगा किया है। किसने किया मालूम कर लेंगे। नायक एक क्षण ठिठका, फिर बोला, कर लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और उसे सख्त सज़ा देंगे, बिल्कुल। तुम जानते हो, जिसने भी मुखबरी करी वो हमारा खास होगा। उसे माल की परचेज प्राइस भी मालूम थी। इस बार 40 का माल था और ये बात उसे मालूम थी। अगर मुझे पता चल जाए कि किसने उसे बताया है, उस अपने हाथों से ऐसी मौत मारूंगा कि किसी को ऐसी मजाल आगे से नहीं होगी। माल तो अब गया, उसके साथ 20 खोखा की कमाई गई। क्या करेंगे? और मंगाएंगे। 1 महीने में पहुंचेगा। उस इंतज़ाम की शर्त आपको बताई जा चुकी है कि आप साइकिल ब्रेक नहीं करेंगे। दुबई से श्रीलंका जाने वाला जहाज़ का माहाना ट्रिप फिक्स्ड है, रूट फिक्स्ड है। महीने में एक बार दहिशल के करीब हिलकी से गुजरने का वक्त फिक्स्ड है। ठीक, लेकिन नया इंतज़ाम होते होते होगा ना, अभी तो हो नहीं गया। अभी तो इस बाबत आपकी दुबई बात भी नहीं हो सकी। फिर बात होगी तो पता नहीं कोई नया इंतज़ाम आगे मंजूर होगा या पुराने प्रोग्राम को ही बनाए रखने की ज़िद होगी। तो ये बात बहरामजी के बाद ही मेरी मौजूदा हैसियत को भूल कर कह रहा है? नायक नाखुश होता दिखाई दिया। आपकी मौजूदा हैसियत काबिल रश्क है, लेकिन गुस्ताखी माफ़। उसका दबदबा अभी दुबई तक महसूस होने लगा हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। नायक तिलमिलाया। उसने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर अपना इरादा बदल लिया और धीरज से अपने भड़के मिजाज पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। कुछ गैर मामूली वाक़या ना हो जाए तो अब ये मान के चलिए कि 1 महीने से पहले माल की नई खेप हमें नहीं मिल सकती। दुबई का भाई हमारे इशारे पर नहीं चलता। आप उससे कोई नए स्केड्यूल तभी डिस्कस कर पाएंगे जब वो चाहेगा। ऐसे होने में मुमकिन है इतना टाइम गुजर जाए कि अगले महीने की सेट तारीख फिर आ जाए। क्या मतलब है तेरा? सोहल फिर माल लूट लेगा? वो तो खैर मुमकिन नहीं होगा अब, जबकि हमें खबर है कि कोई ऐसा कर सकता है।
तो वहाँ एडवांस में हमारा ऐसा इंतज़ाम होगा, जो ऐसी कोशिश करेगा तो ठौर मारा जाएगा। आप जानते हैं, हम ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं, दुश्मन भले ही सोहल हो, जो कि बखिया से भिड़ा हो। ठीक, अब इस वक्त तेरी क्या राय है? माल अवेलेबल है तो थाम लीजिए। नायक को बात का मर्म समझने में देर नहीं लगी। जब बात उसकी पकड़ में आई तो वो भड़का। क्या मतलब है भाई तेरा? मैं खुद अपना ही माल खरीदूं? सोलंकी ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि जवाब बॉस को मालूम है। मुनाफा क्या होगा? 80 का माल आया, 80 में पाया तो मुनाफा क्या हुआ? इस बार ही तो हमारे लगे बंधे ग्राहक हैं, उन्हें वक्त पर माल मिलने की हमारी गारंटी होती है। अब हमसे 1 महीना नहीं मिलेगा और भी जास्ती वक्त लग सकता है तो ग्राहक टूट जाएंगे। और ये मत भूलिए, ग्राहक लौट कर वापस नहीं आते। नायक चिंतित दिखाई देने लगा। ग्राहक नहीं टूटने चाहिए, सप्लाई लाइन में ब्रेक नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? उसका एक ही तरीका है, खुद अपना माल फिर से खरीदिए। बिजनेस है, बिजनेस में अपनी ज़रूरत के तहत कुछ भी करना पड़ता है। और बाकी है, आप मालिक हैं, आप जैसा फैसला लें वैसे ही होगा। थोड़ी इधर उधर की बातें करके सोलंकी उठ के चला गया और पिछले दरवाजे के पीछे गायब हो गया। तारानाथ उसे किचन में एक ऊंचे स्टूल पर बैठ उस रोज़ का मराठी का अखबार पढ़ता मिला। सोलंकी ने उसे चाय बनाने को बोला और खुद उसके द्वारा खाली किए स्टूल पर बैठ गया। वो जानबूझकर थोड़ा वक्त बॉस की निगाहों से दूर रहना चाहता था, ताकि उसे अपनी सोचने का मौका मिलता। समस्या विकट थी, जो कि खुद बॉस ने खड़ी की थी। भाईगिरी में ज़ुबान की बड़ी कीमत मानी जाती थी, तो उसकी ज़ुबान से निकला था, भले ही वो किसी उस वक्त की तर्जुमानी के तहत गलत था। उसे उस पर अमल करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया था। उल्टे उसने उसी शख्स को अपना दुश्मन बना लिया था, अपने स्वार्थ की खातिर, जिसकी तरफ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। बहराम जी जिंदा होते तो बॉस को सोहल की हर बात कबूल होती। उसके मर गया होने की खबर लग गई तो तेवर बदल दिए। अब सोहल ने पलटवार किया तो बॉस दिल मिलाता था। ये नहीं सोचता था, नहीं सोचना चाहता था कि उसी ने वो नौबत आने दी थी, वरना उन दोनों के रास्ते क्रॉस होने का कोई मतलब ही नहीं था। चाय तैयार हो गई तो चाय की ट्रे उसने खुद उठाई और उसके साथ वापस ऑफिस में पहुंचा। बॉस को उसने कुर्सी पर पसरा सिगार के कश लगाता पाया। उसने बॉस को चाय सर्व की और ख़ुद अपनी चाय लेकर अपनी खाली छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अभी दुबई में बात की थी, चिंतित भाव से नायक ने बताया। मालूम पड़ा कि भाई दुबई में नहीं है, अपनी किन्हीं लंबी मसरूफियात के तहत बाहर हैं। भाई के डिप्टी से जवाब मिला कि आउट ऑफ शेड्यूल माल नहीं मिल सकता, अगले महीने की फ़िक्स तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बोला वो? हाँ, ये भी बोला कि मैं माल कहीं और से ट्राई कर सकता था या वक्ती तौर पर फ़ोनों और घड़ियों को नक्की बोल सकता था। मेरे को दोनों काम मंजूर नहीं। एक नया धंधा पूरी तरह से मेरी पकड़ में आया है तो मैं उससे किनारा नहीं कर सकता। भाई फ़ोन क्यों नहीं सुनता? वो कहीं भी हो, मोबाइल पर कॉल तो रिसीव कर ही सकता है। नहीं करता तो क्या जोर है हमारा उस पर? माफ़ी के साथ बोलता हूँ बॉस, एक ही रास्ता है, थूक के चाटने वाला। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचिए, ये एक शतरंजी चाल है जिसके तहत बादशाह को पीछे हटना पड़ता है, ताकि मुकाबिल खिलाड़ी समझे कि आपके बादशाह का पीछे हटता कदम उसे हार की तरफ ले जा रहा था, जबकि ये उसका वहम होता है। उसको खुद की मुमकिन हार की तरफ से गाफिल करने का तरीका होता है। शतरंज में जो हारने लगता है, कितनी ही बार देखा गया है कि आखिर में वो जीत जाता है। तेरी बात पूरी तरह से तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ, मेरे को तेरी राय कबूल है। मैं सोहल से अपने ही माल को ख़रीदने की बाबत बात करने के लिए तैयार हूँ। शुक्र, लेकिन अभी बाकी बचे 60 वाला मसला भी तो खड़ा है। उसमें अभी टाइम है। अभी ये ऊँट किस करवट बैठ ले, फिर उसकी बाबत भी सोचेंगे। तू आज कल में ख़त्म कर ये काम, क्योंकि फिर परसों तेरे को खंडाला जाना है। सोलंकी की भवें उठी। बहराम जी का खंडाला वाला बंगला बिकाऊ है, वहाँ खड़ा उसका 5 सीटर हेलीकॉप्टर भी। सी रॉक स्टेट की तरफ से इस बात को हवा दी गई है। मैंने वो बंगला खरीदने का मन बनाया है। हेलीकॉप्टर से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मलाड के मेरे बंगले में हेलीपैड बनवाना मुमकिन नहीं, जबकि सी रॉक स्टेट में हेलीपैड पहले से है। वो बंगला बहराम जी की ऐश का था, अक्सर वो वहाँ पाया जाता था।
इसलिए खंडाला और सी रॉक स्टेट के बीच मुतवातर आवाजाही कायम रखने के लिए ही उसने हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। सौराब को बंगले की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, वहाँ के स्टाफ का खर्चा उठाते रहने की जगह वो उसे फ़रोख्त करना मांगता है। सोलंके, उसका ख़रीदार मैंने वो बंगला नहीं देखा, इसलिए तू एक चक्कर वहाँ का लगा और पूरी जानकारी निकाल कर ला। पूरी जानकारी बोले तो पहले तो अच्छी तरह से देख कर आ, अपने तजुर्बे से खुद तस्दीक करके आ कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो मेरे काबिल है या नहीं। जब बहराम जी के काबिल था तो मेरे को नहीं मालूम ना कि बहराम जी ने वहाँ कैसी और कितनी सिक्योरिटी ज़रूरी समझी थी। मेरे को मेरे मलाड वाले बंगले जैसी सिक्योरिटी मांगता होगा। उसके लिहाज से वो बंगला बना हुआ है या नहीं, ये तो देखने पर मालूम होगा, और ये भी देखने पर मालूम होगा कि साइज़ में कितना बड़ा है। इतना बड़ा तो नहीं कि मेरे को उसकी कीमत अदा करने में भी गुरेज हो, और इतना छोटा भी नहीं कि वो मेरे काबिल भी ना हो। क्या? हाँ, समझ गया बॉस। स्टेट वालों ने उसकी कीमत 40 करोड़ तय की है। कीमत के लिहाज से तो बंगला काफ़ी बड़ा होना चाहिए, असलियत देखने पर पता चलेगी। ठीक, फिर बंगले के मालिकाना हक़ की बात पता करना होगा। इसके लिए तेरे को वहाँ के कमेटी के दफ्तर में भी काफ़ी वक्त ज़ाया करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि बंगला बहराम जी की बेनामी खरीद निकले। हम स्टेट से पता कर सकते हैं। पता नहीं खुद नए वारिस को इस बाबत कुछ मालूम होगा या नहीं। ऐसी बातों से वो खुद बेखबर हो सकता है। खंडाला तो तुझे जाना ही है, वहीं से पता करना। ओके, और इन कामों के लिए तेरे को एक दिन वहाँ ठहरना पड़ेगा। मैं वहाँ होटल ड्यूक्स रिट्रीट में एडवांस बुकिंग। तू बंगले में ठहरेगा। तेरे ओवरनाइट स्टे की बाबत वहाँ पहले ही खबर की जा चुकी है। ओह, यानी स्टेट में मालूम है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। जिस काम के लिए तूने वहाँ जाना है तो क्या मालिकान की जानकारी के बिना हो सकता है? वहाँ एक रात रहेगा तो बंगले को और अच्छी तरह से जान समझ पाएगा। बाकी अपनी अकल भी लगाना, खरीद की बाबत खुद भी सोचना, खुद भी अपना मगज़ लगाना, ख़ास तौर से इस बात में कि बंगला तय की गई कीमत के लायक है या नहीं। इस मामले में 19 निकला लेकिन मेरे काबिल निकला तो भाव-ताव करेंगे। ठीक? हिल्की से झटके मार की खरीद फरोख्त को इरफान ने हैंडल किया। उस बाबत उसकी सोलंके से बात हुई, जो दूसरे सिरे पर अदला बदली का इंचार्ज था। उस अभियान के तहत सोलंके को अपने मोबाइल नंबर भी इरफान से शेयर करना पड़ा, जो कि उसकी मर्जी का काम नहीं था, लेकिन करना पड़ा था। बावजूद इसके करना पड़ा था कि उसकी ज़िद थी कि जब बिग बॉस का मोबाइल नंबर उनके पास पहले से था तो उसके नंबर की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। आपसी फैसला ये हुआ कि माल की रकम से अदला बदली राह चलती होगी। सोलंके के साथ सेटल हुआ कि डॉलर में रकम 2 सूटकेसों में बंद एक जैंग कार में होगी, जिसको एक इकलौता भीड़ू तुलसी पाइप रोड पर नॉर्मल स्पीड से चला रहा होगा। रूट पर जहाँ कहीं भी रेड लाइट मिलेगी, जो कि कहीं तो मिलेगी ही, उसके पहलू में एक ऑल्टो आकर खड़ी होगी, जिसमें कि कोड बोर्ड के डिब्बों में नायक का माल होगा, कार्डबोर्ड के डब्बों में नायक का माल होगा। ऑल्टो का ड्राइवर जैंग के ड्राइवर को एक लाल झंडी दिखाएगा। दूसरा ड्राइवर अगर सही पार्टी होगा तो वो जवाब में हरी झंडी दिखाएगा। यूँ दोनों ड्राइवरों को एक दूसरे की पहचान होगी। तब आगे बत्ती हरी होने से पहले दोनों ड्राइवर अपनी अपनी कार से बाहर निकलेंगे और जैन वाला ऑल्टो ले जाएगा और ऑल्टो वाला जैन ले जाएगा। 40 करोड़ की अदला बदली के मामले में 2 सेकेंड हैंड कारें कोई अहमियत नहीं रखती थी, वो कबाड़ी बाज़ार में बेची जा सकती थी। इरफान ने अंदेशा जाहिर किया कि इस सिलसिले में नायक की तरफ से धोखा हो सकता था। उसके तोड़ के तौर पर एक एडवांस टीम तैयार की गई थी, जो ऑल्टो के पकड़े जाने वाले रूट पर उससे आगे चलती। ऑल्टो का ड्राइवर विक्टर होता। जब अदला बदली के बाद जैन उसके काबू में आ जाती तो ये तस्दीक करने में महज 2 मिनट लगते कि सूटकेस में डॉलर्स थे या नहीं, उनके निचली तहों में भी नोट थे या नहीं। ये तस्दीक हो जाती तो सब ठीक था, वरना ऑल्टो को रास्ते में इंटरसेप्ट किया जाता, उसको जबरन काबू में किया जाता और लूट का माल फिर उनके कब्ज़े में होता। इस स्कीम में फच्चर ये था कि जैसी एडवांस टीम का इंतजाम उन्हें सूझता, वैसे का ख्याल सोलंके को भी आ सकता था। उसको ज़्यादा शिद्दत से आ सकता था, क्योंकि ऐसे मामलात में नायक की ईमानदारी संदिग्ध थी। ऐसा होता तो यूं दिन दहाड़े ऑन नोट एक बड़े खून खराबे की स्क्रिप्ट तैयार हो जाती, जो कि दोनों पार्टियों को भारी पड़ती। गनीमत हुई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी तरफ से कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। तमाम सिलसिला ऐसे सुचारू रूप से चला जैसे उसका कई बार रिहर्सल किया जा चुका था।
यूं नायक का माल हड़पा जाना उसे भड़का सकता था और वो सोहल के खिलाफ कोई बड़ा अभियान खड़ा कर सकता था। लेकिन अब तो मुकाबला था, इसलिए कूपर कंपाउंड में किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, जबकि उनको दो तरफा खतरा था। नायक और छोटा बहराम जी दोनों उनके दुश्मन थे। खालिद डोंगरी के इलाके में वहाँ के मार्केट के एक नीम अंधेरे ईरानी रेस्टोरेंट में मौजूद था, जहाँ उसकी एक ऐसे खास खबरी से मुलाकात होने वाली थी जिसकी सूरत तक से वो वाकिफ़ नहीं था। उसकी वाकफियत के दायरे में खाली एक नाम निकल कर सामने आया था, जिसका मालिक चंद साझे दोस्तों के मुलाहजे में उससे मुलाकात करने को तैयार हुआ था, और उस शख्स का नाम इस्माइल शेख था। अपने विशिष्ट अभियान के तहत खालिद को उससे बहुत उम्मीदें थीं, जो नाउम्मीदी में तब्दील हो जाती तो उसे बहुत अफसोस होता। खास खबरी इस्माइल शेख के साथ मुलाकात का कोई टाइम तय नहीं था। 3 बजे से वो वहाँ था और इंतज़ार करते उसे आधा घंटा भी हो चुका था। इंतज़ार उसकी मजबूरी था। वहाँ इंतज़ार उसकी खास मजबूरी था क्योंकि वो इलाका भाई कला से करीब था। लेकिन इस्माइल का इसरार था कि वो उसे नहीं, उसी ईरानी रेस्टोरेंट में इंतज़ार करता मिले। इस्माइल की उसे ये भी हिदायत थी कि वो देरी की बाबत फ़ोन करके सवाल ना करे। 1 घंटे वहाँ टिके, तब भी इस्माइल वहाँ ना पहुँचे तो नक्की करे और अगली मीटिंग तय होने का इंतज़ार करे, जो कि पता नहीं कब होती। पिछले रोज़ दोपहर बाद 2 बजे से लेकर आधी रात तक, और तब भी आधा दिन, उसने ऐसे कई इलाकों में खुले धक्के खाए थे जहाँ से सोहल के काम की कोई जानकारी उसे हासिल हो सकती। वो धारावी, नागपाड़ा, येलो गेट, कैनेडी ब्रिज, कुलसा गली जैसे इलाकों में भटका था तो खाली एक नाम पकड़ में आया था। ऐसे शख्स का नाम पकड़ में आया था जिसकी सूरत तक से वो वाकिफ़ नहीं था, लेकिन उसे मजबूत आश्वासन मिला था कि अगर इस्माइल शेख उसका काम का ना निकलता तो उसका काम हो ही नहीं सकता था। अपने उस मुकाम पर मौजूद खालिद बहुत टेंशन में था। भाई कला वहाँ से बहुत करीब था, जहाँ के नायक के ठीक से भाग निकलने की उसने ज़रूरत की थी। पकड़ा गया तो फिर फरार होने में कामयाब हो गया था, और उस कामयाबी को हासिल करने के लिए उसे 4 खून करने पड़े थे। अब अगर वो फिर पकड़ में आ जाता तो उसकी लाश समुंदर में तैरती पाया जाना महज वक्त की बात होती, और ऐसा हो जाता तो कोई बड़ी बात ना होती, क्योंकि मुखबरी 2 तरफ़ा चलती थी। वहाँ कोई उसकी काम करने वाला भी निकल पड़ सकता था, जबकि इस बाबत अपनी तरफ से उसने काफ़ी एहतियात बरती थी। उस घड़ी वो मेहंदी के रंग का पठान सूट, शलवार और कॉलर वाले घुटनों तक लंबी पूरी बाजू की कमीज़ पहने था, और सर पर सूट से मैच करती कुल्ले वाली पगड़ी बांधे था। आंखों पर बड़े बड़े लेंस वाला काला चश्मा लगाया था, जिसने उसका आधा मुंह ढक लिया था। ऊपरी होठ पर घनी तावदार मूछ थी। कान की लौ तक आने वाली लंबी कलमें थी। इस्सा भाई विगवाला का कमाल, दोनों ही आइटम नकली थे। इस्सा भाई की सौगात वो विमल के पास पहले से मौजूद थी, और खालिद के चेहरे पर उन्हें खुद विमल ने फिक्स करके दिया था। उसे यकीन था कि उस बहरूप में उसे कोई नहीं पहचान करने वाला था, लेकिन वो ऐसे इलाके में था जहाँ के आधे बाशिंदे भेदिए थे, खबरी थे, मुखबिर थे। क्या पता लगता था? खाली किस्मत ख़राब होनी चाहिए थी, और उसका भी क्या पता लगता था? पिछले रोज़ उसे इरफान और बाकी गैंग के साथ पनाह तो मिल गई थी। ये तस्दीक भी हो गई थी कि पनाह गाह कूपर कंपाउंड था, लेकिन उस सिलसिले में उसके साथ गैरों जैसा जो व्यवहार हुआ था, उससे उसका मन बहुत बेचैन था। उसे सबसे, ख़ास तौर से इरफान से, जो कि उसका दोस्त था, जात भाई था, गिला था। पिछले रोज़ सुबह इरफान और विट्ठल के साथ वो अंधेरी से चैम्बूर पहुंचा था, जहां एक हद से आगे के सफ़र में उसके सर पर काली नकाब उड़ा दी गई थी, और वो नकाब तब तक अपनी जगह मौजूद रही थी जब तक कि वो तीनों कंपाउंड के भीतर के किसी खुफिया तहखाने में नहीं पहुंच गए थे। ऐसा ही सलूक उसके साथ तब किया गया था जबकि वो पिछले रोज़ शाम को और उस रोज़ सुबह अकेला वहाँ से रवाना हुआ था। उस एहतियात के तहत उसे भनक भी नहीं लगी थी कि तहखाने तक के लंबे सुरंग जैसे रास्ते का कूपर कंपाउंड से दूर दाहना कहाँ था। उसने इस बाबत गिला किया था तो उसे आश्वासन दिया गया था कि अभी वो सबसे हिल मिल ले, फिर एक बारगी ही वहाँ के तमाम राज उसके साथ साझा किए जाएंगे। ऐसा कब होगा, इस बाबत कोई तसल्लीबख्श जवाब उसे नहीं मिला था। फिर भी खुद सोहल ने उसे हिंट दिया था कि अब अगर दूसरी बार भी वो अपने खुफिया मिशन में कामयाब होकर दिखाता है तो उसकी मौजूदा पनाहगाह का कोई राज उसके लिए राज नहीं रहेगा। वो मजबूर था, मशकूर था,
कि उन लोगों से उसे पनाह मिली थी, इसलिए खामोश था और इस बार तो क्या, सौंपे गए हर काम में हमेशा कामयाब होकर दिखाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। वो रेस्टोरेंट के भीतर एक कोने की मेज पर तन्हा बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था और तभी सर्व हुई चाय के तीसरे कप से घूंट पड़ रहा था कि डेनिम की कमीज़ पतलून पहने और गले में रंगीन रुमाल बांधे दरमियाने कद का एक शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस्माइल शेख? बरोबर बरोबर, खुशामदीद, खालिद बोला। तुम खालिद हुसैन? मैं तुमने को बराबर पहचाना। हाँ, पढ़ कैसे? तुम्हारे माथे पर लिखा था तुम खालिद हुसैन, ऐसे जोक मारा, पर वांदा नहीं। अभी बैठे में? हाँ बिल्कुल, शौक से। चाय? नहीं मांगता, जो कहना सुनना है जल्दी जल्दी करो। कहना सुनना जल्दी ना हो सका। खालिद के पास कहने को भी बहुत कुछ था और सुनने के बारे में भी उसकी उम्मीद को पंख लगे थे। आधा घंटा बातचीत चली जिसमें कोई काम की बात थी या नहीं, इसका फैसला अब सुहेल ने करना था। जाता है, आखिरी खास खबरी उठकर खड़ा हुआ। अभी उम्मीद नहीं करने का कि फिर मुलाकात होगी। मैं बहुत बड़े मुलाहिजे में ये टेम मिला। नेक्स्ट टेम मुलाहिजा नक्को। मेरे जाने के 10 मिनट बाद उठ के जाना। खुदा हाफिज़। और वो ये जा वो जा। पीछे खालिद ने मोबाइल की घड़ी देखी और 10 मिनट गुजारने के लिए नया सिगरेट सुलगा लिया। चाय पहले ही वो 3 मरतबा पी चुका था, जिसकी पेमेंट उसने वेटर को बुलाकर उसे थमाई। वो इस कोशिश में आराम से कश लगा रहा था कि सिगरेट के साथ ही 10 मिनट टाइम का भी सिरा पहुंचे। अभी सिगरेट आधा ही ख़त्म हुआ था कि अपने सामने उसे हलचल का एहसास हुआ। वेटर शायद फिर चाय पूछने के लिए आ गया, लेकिन उसने सर उठाया तो उसे अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई। सामने भोगले खड़ा था, सोलंके के खास लेफ्टिनेंट के तौर पर, जिसे वो खूब जानता पहचानता था। तो क्या हुआ? उसने अपने सहमे दिल को तसल्ली दी। इत्तेफाक से वहाँ होगा, पहचान तो उसे बिल्कुल नहीं सकता। इतना तो वो खालिद से वाकिफ़ ही नहीं था। बस एक आध बार आती जाती मुलाकात थी, किसे याद रहती थी। लेकिन जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया जब भोगले खास उससे मुखातिब दिखाई दिया और जबरन मुस्कुराता बोला, कैसा है खालिद भाई? भाई? मीठा बोल रहा था, बेतकल्लुफ़ी से पेश आ रहा था। क्या? कौन खालिद भाई? मैं हबीबुल्ला खान। वो भी। भोगले उसके सामने बैठता बोला, जब हुलिया बदलने में इतनी मेहनत की तो हुलिये से मैचिंग करता नाम तो रखना ही था। दाई से पेट छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बिरादर, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ खजूर। 4 हथियारबंद प्यादे मेरे साथ हैं। खाली तेरे को दिखाई नहीं दे रहे। नौटंकी से किनारा करो, मेरी बात सुन, वरना यहाँ दिन दहाड़े गवाहों के सामने जिसमें झरोके पाए जाएंगे। वो खब्बिस की औलाद पठान को धमकी देता है। खालिद ने फिर से कोशिश जारी रखी। हाँ देता है ना, अभी बोल क्या करेगा? खालिद कसमसाया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। अभी खालिद हुसैन है ना, या मैं तेरा मेकअप उधेड़ूँ, पगड़ी उछालूँ या कपड़े फाड़ूँ? खालिद का सर अपने आप इनकार में हिला। बढ़िया, अब एक बात ध्यान से सुन, तेरे काम की है। मेरी खबर कैसे लगी? जान ले कैसे लगी। उन तमाम जगहों पर निगरानी रखी जा रही थी जहाँ तू पहुँच सकता था, जैसे कि खड़ा पासा, नागपाड़ा, धारावी, भेंडी बाजार। साले पहले तो फरार होकर सबको मुंह चढ़ाया, फिर 4 आदमी मार दिए और पूछता है कि क्यों ऐसा हो रहा था। क्यों? क्योंकि सोलंके बॉस को पक्की की शौकत, राशिद वगैरह के साथ के खून खराबे के बाद तू कूपर कंपाउंड वालों के हत्थे चढ़ा था। वही तेरी जान बशी की वजह बने थे। अब इतनी बड़ी रहमत नाहक तो नहीं बरसती। इससे सोलंके बॉस को यकीन था कि खुद को उनके काम का भीड़ू साबित करने के लिए तो ज़मीन आसमान एक कर देगा। जो हुक्म होगा उसे पूरी मुस्तैदी से बचा कर लाएगा। अब हुक्म हुक्का भरने का तो हो नहीं था, कोई भटकन वाला प्रोजेक्ट ही तेरे को सौंपा जाना था। प्रोजेक्ट जैसे जो नए दुश्मन बनाए उनकी जड़ काटना। नए दुश्मन? 2 मरतबा जिनकी गिरफ्तारी से निकल भागा, तो क्या वो तेरी आरती उतारेंगे? खालिद के मुंह से बोलना फूटा। कल तक जिनसे पनाह का तलबगार था, आज उनके सामने खम ठोक कर खड़ा हो गया साला चिंदी चोर। खालिद के गले की घंटी जोर से उछली। अब वो बात सुन जिसको मैं कह रहा था, और तूने मुझे बीच में टोक दिया तो। हाँ सुनता है। मैं यहाँ तेरे को थामने के लिए नहीं आया हूँ। क्या? वैसे तो तू गोटी से लटका दिए जाने के ही काबिल है, फिर भी तेरे से वो बर्ताव करने नहीं आया हूँ
जो इतवार को तूने शौकत और उनके साथियों के साथ किया था। मैं तेरे को नायक बाप का न्योता देने आया हूँ। ये खबर करने आया हूँ कि नायक बाप तुझे बुलाता है। क्यों? तुमने को नहीं मालूम? नहीं मालूम? मालूम हो भी तो वही पसंद करेगा ना, वजह तो उसकी ज़बानी सुने। डायलॉग के लिए इनवाइट करता तुझको। इनवाइट? मतलब मैं गिरफ्तार नहीं? मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ? इनका की नौबती नहीं आएगी, गारंटी है ना तुम्हारी? मेरी गारंटी? मैं समझा नहीं। तेरी बीवी पनवेल में रहती है ना, 2 बच्चों के साथ, एक बेटी और बेटा। हाँ, कैसे मालूम? पता करना, बीवी के पास मोबाइल तो होगा, फ़ोन लगा उसे। खालिद का दिल जूते में सरकने लगा। लगा फ़ोन, 1 मिनट की बात है। भारी सस्पेंस के हवाले हिचकते झिझकते उसने मोबाइल पर बीवी को कॉल किया। तत्काल उत्तर मिला। मैं नायक बोलता। कौन उधर? खालिद के हाथों से मोबाइल छूटते छूटते बचा। बात कर, लाइन नहीं काटने का, बात कर। भोगले तीखे स्वर में बोला। मैं खालिद? अरे खालिद, मेरे को लगा था तू ही होगा। इधर आजा भाई, बीवी इंतज़ार कर रही, बच्चे इंतज़ार कर रहे। बीवी शौहर के इंतज़ार में, बच्चे अब्बू से मिलने को बेताब। पहुँच इधर। और लाइन कट गई। खालिद कई क्षण स्तब्ध बैठा रहा। फिर मोबाइल उसने यूं जेब के हवाले किया जैसे वो कोई वजनी पत्थर हो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है खालिद भाई? भोगले ने नकली अदब दिखाया। खालिद तुरंत जवाब नहीं दे सका। अपनी एकाएक सूख आई जबान उसे अपने हलक में फंसती हुई महसूस हुई। भोगले धीरे से उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। चलता हूँ, आखिर खालिद बोला। नायक ने आंख भरकर अपने सामने खड़े खालिद को देखा। भोगले के हुक्म पर खालिद रास्ते में ही अपना पठान वाला मेकअप उतार चुका था। एक पोशाक ही थी जो वो बदल नहीं सकता था। नायक उस घड़ी अपने भाई खला वाले गोदाम में उसकी पहली मंजिल पर उस कमरे में मौजूद था जिसमें से खालिद फरार हुआ था। ऐसा उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया गया था ताकि उसे एहसास हो पाता कि अपनी तमाम खुफियापंती के बाद वो घूम फिर कर वापस वहीं था। कमरे में नायक के साथ उसके डिप्टी सोलंके के अलावा भोगले था, जो खालिद को डोंगरी से वहाँ लाया था, और नायक के निजी बॉडीगार्ड्स का इंचार्ज नातिक था। बाहर नायक के बाकी 3 बॉडीगार्ड्स और वहाँ के कई खबरदार प्यादे मौजूद थे। कमरे में सिर्फ नायक एक कुर्सी पर विराजमान था। सोलंके और भोगले उसके आजू बाजू खड़े थे। नातिक पीछे बंद दरवाजे के करीब तैनात था और खालिद नायक के सामने खड़ा पहलू बदल रहा था। टिक के खड़ा हो जा, नायक सहज भाव से बोला। खालिद ने कोशिश बराबर की पर हुक्म पर अमल ना कर पाया। उसकी बेचैनी बनी रही। भाई मछली के माफिक है भाई, तू तो फिसल ही जाता है बार बार हाथों से। खालिद खामोश रहा। हमारे से पनाह पाने का ख्वाहिशमंद कोई शख्स कोई हमारे साथ ऐसे पेश आ सकता है? आपसे नाउमीद शख्स, खालिद दबे स्वर में बोला। तो क्या हुआ? नाउमीद होकर कोई दुश्मन तो नहीं बन जाता? मैं कब दुश्मन बना आपका? तेरे को नहीं मालूम? शौकत समेत 4 भीड़ों मार डाले और दुश्मन नहीं बना? वो मरने से बचने के लिए मारना पड़ता है। मेरा ये ठिया फूंक डालने में कसर नहीं छोड़ी तूने तो। वो इस कमरे का एक कोना झुलसा बस। ओहो, वो भी क्यों? जी मैं मजबूर था। जिसकी जान पर बनी हो वो कुछ भी करता है। कुछ भी कर चुकने के बाद मजबूरी दूर हो गई। दुश्मन से पनाह पा ली तो शेर हो गया। नायक की मूंछ के बाल उखाड़ने के काबिल हो गया तू। मेरा 80 करोड़ का माल लुटवा दिया मैंने? बराबर तूने। ये काम कोई भेदिया ही कर सकता था, जो इस तरह हमारे खिलाफ जाकर दुश्मन की निगाह में अपना क्रेडिट बनाता था। दुश्मन से पनाह पाई थी तो शुक्राने के तौर पर उसके लिए मुफीद कोई काम भी तो करके दिखाना था। दिखाया बराबर। हेकी में मेरा माल लुटवा कर दुश्मन के दरबार में अपनी वफादारी की हाजिरी लगाई। यूं उसके लिए काम का भीड़ू बन के दिखाया। इम्पॉर्टेंट करके भीड़ू बन कर दिखाया। गलत कह रहा हूँ तो जबान पकड़ मेरी। खालिद के मुंह से बोलना फूटा। डोंगरी में तू नाहक ही नहीं था। वहाँ भी नायक को कोई नई चोट पहुँचाने का सामान करता था ना? नहीं तो चाय पीने पहुँचा था। ईरानी रेस्टोरेंट की चाय तेरे को खास पसंद। चैम्बूर से डोंगरी तक तुझे कहीं चाय नहीं मिली। मेरे को यहाँ क्यों लाया गया है? वाह, बोले तो अभी तेरे को नहीं मालूम तेरे को यहाँ क्यों लाया गया है? मेरे बीवी बच्चे तुम्हारे कब्जे में हैं। नायक ने जवाब नहीं दिया। उसे नातिक को इशारा किया। सहमति में सर हिलाता नातिक कमरे से बाहर निकल गया।
थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तो डर से अधमरी हुई एक सुंदर युवती और 2 सहमे हुए बच्चे उसके साथ खड़े। क्या? नायक बोला। खालिद मुंह बाए नायक को देखता रहा। अब बीवी बच्चों की तरह उसके भी होश उड़े हुए थे। तू पूछता था तेरे को यहाँ क्यों लाया गया है? सुन और समझ क्यों लाया गया है। क्यों तेरे बीवी बच्चे यहाँ हैं। एक ख़ास काम है तेरे वास्ते, एक ऐसा काम जो तेरी रिहाई का, तेरे बीवी बच्चों की रिहाई का सबब बन सकता है। मांगता? अपने एकाएक सूख आए होठों से खालिद आवाज़ नहीं निकाल पाया। ज़बान गले में कहीं फंस गई। या पहले ये जानना मांगता कि तेरे इनकार की सूरत में क्या होगा। क्या सुन सकेगा? बड़ा शेर दे दिलेर है, पर बीवी नहीं सुन सकेगी। उसने नातिक को निगाह से खामोश हुक्म जारी किया। नातिक युवती और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से बाहर चला गया। सुन, तेरे इनकार की सूरत में क्या होगा। तेरी बीवी को 10 जने एक साथ ठोकेंगे। बच्चों के टुकड़े पिज़्ज़ा की टॉपिंग बने दिखाई देंगे। खालिद के चेहरे पर हाहाकारी के भाव आए। उसका शरीर पत्ते की तरह काँपा। मांगता? खालिद का सर मशीनी अंदाज से कई बार इनकार में हिला। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले सोलंकी से तेरी बात हो चुकी है। तू अपनी ज़बानी कबूल कर चुका है कि अब तू सोहल के पनाह में है। अब तेरा मुकाम भी कूपर कंपाउंड में है। तेरी रिहाई की पहली और अहम शर्त यह है कि पहला मौका हाथ में आते ही तू सोहल को शूट कर दे। खालिद भौचक्का सा नायक का मुंह देखने लगा। क्या? इस काम को कामयाबी से अंजाम देकर दिखा, फिर अपने बीवी बच्चों को बाइज़्ज़त आज़ाद, और तू नायक का खास होगा। लेकिन कामयाबी से एक काम कर, तू अपनी ऐसी औकात बनी देखेगा जैसे बहराम जी के रहते भी तेरी कभी नहीं बनी। यह अमर नायक का वादा है तेरे से। पर मैं कैसे उसे शूट कर सकता हूँ? कर सकता है। अब तेरा मकाम सच में वहाँ के आते में नहीं है, बोले तो कंपाउंड में नहीं है। हमें पक्की खबर है कि तू वहाँ के खुफिया तहखानों में सोहल के साथ है, इसलिए कर सकता है। बाप, अगर इतनी खुफिया खबर तुमरे को है तो ये भी ज़रूर मालूम होगा वहाँ वो अकेला कभी नहीं होता, हमेशा जोड़ीदारों से घिरा रहता है। तो क्या हुआ, उन जोड़ीदारों में से एक अब तू भी है, क्या प्रॉब्लम? पर शूट गन से किया जाता है। तेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, छूटेगा तो यहाँ से ले जाना। तलाशी होगी? कब से है वहाँ पर? कल से। कितनी बार आया गया? 3 बार। 3 बार तलाशी हुई थी? जब पहली बार पहुँचा था तब? नहीं। एंट्री पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है? नहीं। तो फिर? लेकिन ये नहीं हो सकता बाप, यह नामुमकिन है। तू बनाएगा ना मुमकिन। मेरी लाश वहीं 36 टुकड़ों में बिखरी होगी। फेक नहीं, जो गन तेरे को दी जाएगी उसमें क्या एक ही गोली होगी? मैं फरियाद करके बोलता हूँ, मेरे को नहीं मालूम वहाँ के खुफिया तहखानों का रास्ता, उसमें निकासी कैसे मुमकिन है। मालूम करना। गन हाथ में हो तो किसी का भी मुंह खुलवाया जा सकता है। गन चमकाता तू जरा कड़क पेश आएगा तो देखना, कोई खुद तेरे को बाहर छोड़ने को आएगा। मैं माफ़ी के साथ बोलता बाप, ख्वाब देखता है तुम। सोहल काल पर फतेह पाया भीड़ू बताया जाता है। बंडल, ऐसा नहीं होता इस फ़ानी दुनिया में। उसको मारना इतना आसान होता तो अब तक 100 बार मारा जा चुका होता। हर काम कभी ना तो पहल होता ही है ना। अगर अपने बीवी बच्चों की सलामती चाहता है, अपनी सलामती चाहता है तो एक काम कर। करूँगा तो अपनी सलामती चाहना क्या मुमकिन रह पाएगा? मेरे को तो तुम मौत की राह पर लगा रहे हो। मुमकिन है, पर उस राह पर ज़िंदगी की फिर कोई गुंजाइश हो। इनकार की सूरत में तू यहाँ भी मरा पड़ा होगा। तूने देखा ही होगा, जो भीड़ू तेरे बीवी बच्चों को हैंडल करता था वो लौट आया हुआ है। उसका नाम नातिक है और ऐसे कामों के लिए वो मेरा परखा हुआ भीड़ू है। तू अपना इनकार मजबूत कर, फिर देखिए कैसे तुझे लाश बनाता है और लाश को हैंडल करता है। तू ना रहा तो तेरे को क्या पता लगेगा तेरे बाद तेरे बीवी बच्चों का क्या हुआ। ठीक, सब ठीक, पर यह काम नहीं हो सकता। हो सकता है, करेगा तो मालूम पड़ेगा ना कि हो सकता है या नहीं हो सकता। खालिद खामोश हो गया। उसने कई बार बेचैनी से पहलू बदला। बहुत से काम ऐसे होते हैं। नायक यूँ बोला जैसे खालिद को कोई पट्टी पढ़ा रहा होता, जिनकी बाबत कहावत बन जाती है कि नहीं हो सकते, और जब होने को आते हैं तो इतनी आसानी से हो जाते हैं कि करने वाला खुद हैरान रह जाता है। पर गन साथ ले जाना, वो भी पनाह पाने के दूसरे दिन, तलाशी के बिना, मेटल डिटेक्टर के बिना भी,
और किसी एहतियात के बिना भी मेरे पास गन की मौजूदगी की वहाँ खबर लग सकती है। लगे बोलना, तेरी जान को खतरा, 2 बार फरार हुआ, कैसे नायक बाप जिंदा छोड़ देगा, इस वास्ते एहतियातन हथियार बंद होना जरूरी। पूछे कहाँ से आई तो बताना, ढोंगरी में बैठा था, वहाँ से तोप हासिल हो सकती थी। मैं बेमौत मारा जाऊँगा, शहीद होगा, एक मिशन की खातिर शहीद होगा। ऐसा होगा तो तेरे बीवी बच्चे आज़ाद होंगे, बेवा के लिए महाना माली इमदाद का इंतज़ाम होगा। बोले तो शहीद की बेवा की मदद की नायक बाप ने। अपने परिवार की सलामती के लिए मेरे को शहीद होना पड़ेगा? अरे मैंने शहीद बोल दिया तो अब शहीदी के पीछे पड़ गया। क्यों होगा शहीद, कामयाब होकर दिखा। तू साल डेढ़ दिमाग ऐसे ही तो बहराम जी के इतने करीब था, तेरी इतनी कदर करते थे। ठान ले, तूने हर हाल में कामयाब होकर दिखाना है। खालिद के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। खालिद के हाँ सुनने के तुरंत बाद अमर नायक वहाँ से चला गया था। अब कमरे में उसकी वहाँ की इकलौती कुर्सी पर उसकी जगह सोलंकी विराजमान था। उसके सामने बेड पर टांगे लटका कर हैरान परेशान खालिद बैठा था और कुर्सी के बाजू में सोलंकी का खास भोगले खड़ा था। खालिद को एक गन सौंपी गई थी जिसे उस घड़ी वो उलट पलट रहा था। 9mm गॉज की जर्मन गन है, सोलंकी कह रहा था। 2 खासियतें इसमें। पहली, इसकी शॉर्ट बैरल है जिसकी वजह से इसे जिस्म पर पोशाक में कहीं छुपाना आसान होता है। शॉर्ट बैरल की ये वजह से इसमें खामी ये है कि निशाना चूक सकता है, जैसा कि अमूमन किसी लॉन्ग बैरल गन के साथ नहीं होता। अगरचे कि कोई गन ठीक से हैंडल करना जानता हो, लेकिन ये खामी शॉर्ट डिस्टेंस पर परेशान नहीं करती। शॉर्ट डिस्टेंस बोला मैं, गन चलाते वक्त जिस पर भी तू करेगा या क्या याद रहेगा? खालिद ने संजीदगी से सहमति में सर हिलाया। दूसरी खासियत यह है कि इसकी मैगज़ीन में 8 गोलियां होती हैं, यानी ये 6 की जगह 8 फायर करती है। तो वहाँ पता नहीं कितने भीड़ों से घिरा होगा जबकि फायर करने की नौबत आएगी, इसलिए कदरन ज़्यादा फायर करने वाली ये गन तेरे लिए मुफीद होगी। वैसे उम्मीद नहीं कि सुहेल को शूट कर चुकने के बाद तेरे को गोली चलानी पड़े। एक बार गोली चल चुकने के बाद उधर से दहशत ही बाखूबी कारगर होगी। तो फिर गोली चला सकता था, फिर भी चलानी पड़ी तो बाकी बची गोलियों का अकल से किफ़ायत से इस्तेमाल करना। क्या? खालिद का सर ऊपर नीचे हिला। अब आगे एक अहम सवाल है तेरे वास्ते। हमें कैसे पता लगेगा कि तूने सोहल को मार गिराया? मैं आकर बोलूँगा ना। तेरे बोलना काफ़ी नहीं, जो बोलेगा उसको साबित करने का भी कोई जरिया होना चाहिए। लाश कहाँ छुपी रहेगी? छुपी रह सकती है। लाश ना छुपी रहना कूपर कंपाउंड के खुफिया तहखानों की पोल खोल सकता है, जहाँ की पुलिस का फेरा लगना लाजमी होगा। लाश को ऊपर कहीं शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सारी इमारतें छोटे बहराम जी के खेमे के भीड़ों के कब्ज़े में हैं। जो लाश वहाँ शिफ्ट करेंगे वो तमाम के तमाम मारे जाएंगे। ऐसा? खालिद की आंखें फटी। बराबर ऐसा। वो लोग क्यों दरबदर हैं, क्यों खुफिया तहखानों में छुपे हैं, जहाँ की वो तेरे को भी छुपाए हैं? क्योंकि मोड़ावाला का ऑर्गेनाइज़ किया ये मरने मारने का मेला है। मोड़ावाला जानता है ना कौन है? खालिद का सर फिर हिला। कुछ भी हो बाप, मरने वाले के आखिरी सफ़र का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा ना। लाश को वहीं तहखाने में तो नहीं दफन कर दिया जाएगा। मुझे कंफ्यूज मत करो, साफ बोलो जो आपके मगज में है। खुद तेरे को अपने कारनामे का, कामयाबी का सबूत लाना होगा। क्या? लाश उठा के साथ लेकर आऊँ? शट अप। तो कैसा सबूत? अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो क्लिप बना के लाना। खालिद पहले ही इनकार में सर हिलाने लगा। अब क्या प्रॉब्लम तेरे को? सोलंकी खफा होने लगा। बाप खुद सोचो ना, मैं एक टीम में गन और मोबाइल दोनों हैंडल नहीं कर सकता। एक हाथ से करने को कौन बोला? ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए ना तेरे को। मेरे 2 हाथ एक टीम में 2 जिम्मेदारी के, 2 इम्पॉर्टेंट करके काम हैंडल नहीं कर सकते। बोले तो तुमरे भी नहीं कर सकते। मैं साला चौकसी से गन थामेगा या वीडियो बनाएगा? मेरा ध्यान वीडियो बनाने में होगा, कोई दूसरे हाथ से थमी गन को छिपट लेगा। मैं गन से उन लोगों को कवर करके रखूँगा तो वीडियो कैसे बनाऊँगा? सोलंकी ने जवाब नहीं दिया और संजीदगी से इस बारे में सोचने लगा। अच्छा ठीक है, फ़ोटो खींच के लाना। ये भी नहीं हो सकता, बीवी बच्चों की ये मुश्किल काम है। लेकिन बीवी बच्चों की सलामती का सवाल है। करूँगा, ये करूँगा। अच्छा तुझे बीवी बच्चे याद आ गए, वरना मैं तुझे याद दिलाता। खैर
अब कोई और बात? तो मेरे काम करने की कोशिश में मेरी जान जा सकती है। ऐसा हुआ तो इधर खबर कैसे लगेगी? इस काम के लिए तेरे पास कल शाम तक का वक्त है। उस वक्त के बाद तू यहाँ ना लौटा, तूने यहाँ कांटेक्ट ना किया तो हम समझ गए कि तू गया। ऐसा समझ लिए जाने के बाद तेरे बीवी बच्चे आज़ाद होंगे। उनकी बाबत नायक बॉस जो हुक्म करके गया उस पर अमल होगा। कुछ और मांगता तेरे को? अभी बोल। खालिद ने कुछ क्षण सोचा, फिर इनकार में सर हिलाया।